6:41 राधा का आकर्षण। अध्याय 41 राधा का आकर्षण। क्या अब फिर से मेरी बारी है? पार्थ अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी ठुड्डी को सहलाने लगा। उसके सामने केवल पुष्पराज और ऋषभबिष्ट थे। हालांकि वह पुष्पराज को हरा सकता था, लेकिन उसे अपनी थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी होगी। अगर उसने ऋषभबिष्ट को चुनौती दी तो हर कोई उसकी असली ताकत और साधना के बारे में जान जाएगा। पिछले कुछ महीनों में उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी है और यह बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। पार्थ अभी भी देवदत्त असवाल से बचाव के लिए कुछ गुप्त हथियार चाहता था। इसके अलावा पार्थ को ऋषभबिष्ट को हराने का ज्यादा भरोसा नहीं था। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं किसी को भी चुनौती नहीं देना चाहता। पार्थ प्राप्त होने वाले लाभों का विश्लेषण करने के बाद भी चुनौती नहीं देना चाहता था। उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में पहुंचना और कुछ विशेष युद्ध कला तकनीकें प्राप्त करना था। अब जब उसका लक्ष्य पहले ही हासिल हो गया था, तो शीर्ष पद के लिए बेवजह लड़ने का कोई मतलब नहीं था। पार्थ के इस निर्णय ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया, लेकिन उन्हें इसके बारे में बहुत अजीब नहीं लगा। आखिरकार पार्थ की कम साधना के साथ शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं भी चुनौती नहीं देना चाहता हूँ। पुष्पराज ने पार्थ को गहराई से देखा। उसने हरिकेश और पार्थ के बीच लड़ाई देखी थी और वह जानता था कि पार्थ उससे ज्यादा मजबूत था। इसलिए अगर पार्थ के साथ उसका मुकाबला होता है तो उसकी हार सुनिश्चित थी। ऋषभबिष्ट को किसी को चुनौती देने की जरूरत वैसे भी नहीं थी। इस तरह सभी शीर्ष 3 शिष्यों ने चुनौती न देने का फैसला किया। वरीयता सूची इस प्रकार थी: शीर्ष स्थान ऋषभबिष्ट, दूसरे पर पुष्पराज, तीसरा पार्थ, चौथा हरिकेश, पांचवा श्रीवल्ली, छठे पर राधा, सातवें पर विश्वजीत। सभी शीर्ष 7 सच्चे वीर योद्धा थे। यह आखिरी दौर है, इसके बाद किसी को चुनौती देने का मौका मिलेगा, निर्णायक ने घोषणा की। दूसरे दौर के बाद कई लोगों ने किसी को चुनौती नहीं दी क्योंकि उनका स्थान लगभग पक्का हो गया था। हालांकि जब छठे स्थान पर मौजूद राधा की बारी आई तो एक छोटा मोड़ आया। मैं 5वें स्थान की श्रीवल्ली को चुनौती देना चाहती हूँ। राधा की आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं और वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसकी चुनौती ने कई लोगों को हैरान कर दिया। जरूर श्रीवल्ली ने मंच पर जाते ही अपना सिर हिलाकर राधा का अभिवादन किया। जल्द ही 2 खूबसूरत लड़कियों का मुकाबला शुरू हुआ। राधा और श्रीवल्ली दोनों ही सुंदर थी। इसके अलावा वे दोनों बेहद प्रतिभाशाली भी थी। जैसे जैसे दोनों का मुकाबला आगे बढ़ा, कई युवाओं के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। यह कहा जा सकता है कि दोनों ही किसी स्वप्नलोक की अप्सराओं की तरह थीं। खासकर राधा। उसकी उम्र कम थी और वो सुंदरता के मामले में श्रीवल्ली से कहीं बेहतर थी। राधा को देखते ही ऋषभबिष्ट की आंखों में चमक आ गई। बादल, उंगली, तितली, हथेली, 2 लड़कियों ने चिल्लाया। उन दोनों के संपूर्ण शरीर हवा में लहरा रहे थे। श्रीवल्ली हमेशा शीर्ष प्रतिभाशाली लड़की थी। उसकी साधना लगभग मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वही राधा की उम्र श्रीवल्ली की तुलना में 2 साल कम थी और वह अभी केवल स्वाधिष्ठान चक्र तक ही पहुंची थी। हालांकि जब उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार किए तो राधा कहीं से श्रीवल्ली से कमजोर नहीं लग रही थी। राधा की आध्यात्मिक शक्ति हवा की तरह फुर्तीली और तेज थी। पार्थ समझ गया कि राधा भी दिव्य श्वांस तकनीक अच्छे से सीख रही है। श्रीवल्ली और राधा ताकत के बीच अभी भी एक बड़ी दूरी थी, लेकिन दिव्य श्वांस तकनीकी से मिलने वाले लाभ ने उन दोनों के बीच में मौजूद साधना के अंतर को भर दिया। 20 बार करने के बाद श्रीवल्ली का चेहरा गंभीर होने लगा और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि राधा ने फिर भी अपनी फुर्ती से आने वाले हमलों को आसानी से टाल दिया। 30 चाल, 40 चालें। समय बीतने के साथ राधा ने अपनी युद्ध कला तकनीकों को समन्वयित करके परिपूर्ण करना शुरू कर दिया। 80वीं चाल तक ही बदलाव हुआ और उसके बाद तितली का नृत्य, राधा की शक्ति और गति अचानक एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई।
राधा का सुडौल शरीर हवा में नाचती हुई तितली की तरह था। आह! श्रीवली को केवल 3 चालों के बाद पीछे धकेल दिया। आपने अपनी ताकत छिपा रखी थी। राधा ने हमले के दौरान अपनी ताकत को बरकरार रखा, जबकि श्रीवली पहले ही थक कर चूर हो चुकी थी। मैं हार मानती हूँ। श्रीवली कुछ हमलों के बाद जल्द ही घायल हो गई। शिष्यों ने राधा को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। यह लड़की न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी अव्वल दर्जे की थी। बहुत अच्छा। राधा को घूरते हुए ऋषभ बिष्ट ने प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। पुष्पराज ने लगभग सही अंदाजा लगाया। क्या ऋषभ बिष्ट राधा के प्रति आकर्षित हो गया है? शीर्ष शिष्य होने के नाते ऋषभ बिष्ट की इस छोटी सी चूक को भीड़ ने भी देखा। हा हा हा! ऐसा लगता है कि कोई नायक भी सुंदर महिला के आकर्षण से बच नहीं सकता। गुरुकुल के बुजुर्ग हंस पड़े। राधा की प्रतिभा ऋषभ बिष्ट से कमजोर नहीं है। दोनों एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं। गुरुकुल के प्रमुख देवराज बिष्ट मुस्कुराए। श्रीवली को हराने के बाद राधा को 5वें स्थान पर पदोन्नत किया गया। नियमों के अनुसार वे अभी भी दूसरों को चुनौती दे सकती थी, लेकिन जैसे ही राधा ने शीर्ष 4 को देखा, उसने महसूस किया कि वे सभी उससे कहीं आगे निकल गए। जब उसकी आंखें ऋषभ बिष्ट की गर्म आंखों से मिलीं, तो उसे कुछ अजीब लगा। प्रतियोगिता के दौरान ऋषभ बिष्ट अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी, लेकिन जब उसने राधा को देखा, तो उसकी शीतलता पिघल गई। ऐसा पहली बार हुआ था। दैशा उसके दिल की धड़कन का एहसास। राधा के बाद अब बारी हरिकेश की थी। हरिकेश की नजर पार्थ, पुष्पराज और ऋषभ बिष्ट पर से गुजरी। हरिकेश के पास शीर्ष 3 में पहुंचने का अब कोई मौका नहीं था। पार्थ, उसने पहले ही उसे हार का कड़वा घूंट पिलाया था। उसकी ताकत भयानक थी। शायद ऋषभ बिष्ट ही उसे रोक सकता था। मैं चुनौती नहीं देना चाहता, हरिकेश ने बेबसी से कहा। अगर उसने पार्थ को पहले चुनौती नहीं दी होती, तो वे अभी भी शीर्ष 3 में बना रहता, और पार्थ के हाथों घायल होने से पहले अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसके पास पुष्पराज को हराने का मौका था। मैं भी नहीं, पार्थ ने कहा। मैं भी चुनौती नहीं देना चाहता हूं, पुष्पराज ने भी कहा। ठीक है, तो प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। ऋषभ बिष्ट खुशी से मुस्कुराया और एक बार फिर राधा की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन हर बार जब उसने उसे देखा, तो उसे लगा कि वह और भी परिपूर्ण है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। राधा ने उसकी लाल आंखों से खुद को घूरते हुए महसूस किया और सहजता से दूसरी तरफ देखकर उसे चकमा देने की कोशिश की। इस साल की गुरुकुल प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अब हम पुरस्कार और वरीयता सूची की घोषणा करेंगे। जल्द ही भीतर के शिष्यों की वरीयता सूची सामने आई। पहला ऋषभ बिष्ट, दूसरा पुष्पराज, तीसरा पार्थ, चौथा हरिकेश, पांचवा राधा, छठा श्रीवली, सातवां विश्वजीत। सभी शीर्ष शिष्य उम्मीदों से भरे हुए थे। पिछले वर्ष की वरीयता सूची के अनुसार शीर्ष 20, शीर्ष 10 और शीर्ष 3 को अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त होंगे। अब गुरुकुल के प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा करेंगे, निर्णायक ने कहा। गुरुकुल के प्रमुख भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आई। मंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो सभी को एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। वे गुरुकुल के प्रमुख थे, देवराज बिष्ट। पार्थ ने महसूस किया कि गुरुकुल के प्रमुख की आभा में वन में मौजूद उच्च श्रेणी के हिंसक पशुओं के समान थी। वे विशुद्ध चक्र या उससे ऊपर के महावीर योद्धा थे। देवराज बिष्ट ने 50 आध्यात्मिक शिष्यों के चेहरों का अवलोकन किया। जब उनकी नजर ऋषभ बिष्ट पर गई, तो उनकी आंखों बेहद सौम्यता का भाव था। कई लोग जानते थे कि ऋषभ बिष्ट उनका भतीजा था। वे सभी जो आंतरिक शिष्य बन गए हैं, वे युद्ध कला पुस्तकालय के दूसरे स्तर पर जा सकते हैं और एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं। उन्हें 300 वर्ष का पुरानी रक्त बूटी भी दी जाएगी। पुरस्कार उतने ही अच्छे थे जितनी कि उसे लेकर अफवाहें थीं।
शीर्ष 20 दो उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक भी चुन सकते हैं और 300 साल की दो रक्त बूटी प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 10 भी दो उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं और 500 साल पुरानी रक्त बूटी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल के मुखिया रोगे शीर्ष 3 एक शीर्ष और दो उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं, साथ ही उन्हें एक भी दी जाएगी। गुरुकुल के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। रक्तवटी शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक। रक्तवटी शीर्ष 3 शिष्यों के पुरस्कार दूसरों से कहीं अधिक थे। पार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक की जरूरत थी और रक्तवटी एक वीर योद्धा की साधना को तेजी से बढ़ा सकती है। प्रबंधक के मार्गदर्शन में 50 शिष्य अपना पुरस्कार लेने गए। उस दिन पार्थ को रक्तवटी मिली। जहां तक एक शीर्ष श्रेणी और दो उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक की बात है, पार्थ के पास एक विशेष प्रतीक चिन्ह था जिसकी सहायता से उसे युद्ध कला पुस्तकालय में जाकर अपने लिए युद्ध कला तकनीक का चयन कर सकता था। मैंने सुना है कि शीर्ष आंतरिक शिष्य के पास आमतौर पर कुछ विशेष पुरस्कार होते हैं। इस साल ऐसा कोई क्यों नहीं है? शायद उन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। रास्ते में पार्थ ने कुछ चर्चाएं सुनी। वह उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुका। इसके बजाय वो वापस कुटिया की तरफ चला गया। पार्थ पीछे से एक मधुर आवाज आई। अपना सिर घुमाए बिना ही पार्थ को पता चल चुका था कि ये राधा है। दोनों पड़ोसी थे और वे एक दूसरे से परिचित भी थे। फौलादी दीवार तकनीक और दिव्य श्वांस तकनीक के आदान प्रदान के बाद दोनों और भी करीब आ गए। राधा, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। पार्थ राधा और श्रीवली बीच हुए मुकाबले में राधा के प्रदर्शन से सच में बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। मैं बस इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि तुमने ऋषभ बिष्ट को चुनौती क्यों नहीं दी। राधा ने उत्सुकता से उसे देखा। उसे यकीन था कि पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच गई है। आंतरिक शिष्यों के बीच उसकी रक्षा शक्ति निश्चित रूप से शीर्ष पर थी। पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति और तैरती नौका को एक साथ प्रयोग करने पर उसके पास ऋषभ बिष्ट से जीतने का पूरा मौका था। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही आंकती हो। मेरे और ऋषभ बिष्ट के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है, पार्थ ने विनम्रता पूर्वक कहा। जाहिर है, राधा की ताकत का अनुमान वास्तविकता के काफी करीब था। राधा ने पिछले कुछ समय से पार्थ पर काफी ध्यान दिया था। साथ ही दोनों की उम्र करीब थी, इसलिए दोनों की आपस में काफी बनती थी। मंच के कोने पर सुनहरे कपड़े पहने एक युवक ने एक साथ चल रहे राधा और पार्थ की तरफ हल्के से देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि उस बच्चे का नाम पार्थ है। तो क्या होगा आगे? तो क्या अब ऋषभ बिष्ट भी पार्थ का दुश्मन बन जाएगा? और क्या मोड़ लेगी ये दुश्मनी? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़े। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 642 का पछतावा। अध्याय 42 का पछतावा। पार्थ और राधा साथ साथ अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। वहीं रास्ते में मौजूद शिष्यों ने पार्थ को ईर्ष्या से देखा। राधा सभी को अपने और पार्थ की तरफ देखता पाकर शर्माने लगी। उसकी आंखें चुपके से पार्थ की ओर देखने लगी, लेकिन उसने पाया कि पार्थ अभी भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे वो थोड़ी निराश हुई। क्या इसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इससे ईर्ष्या करता है या कौन दुश्मनी? उसने केवल यह महसूस किया कि पार्थ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो गुरुकुल में उसे प्रभावित सकता था। इससे वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। कुटिया में लौटकर पार्थ ने रहस्यमय मेघवन में हुई घटनाओं और लाभ के बारे में राधा को संक्षेप में बताया। जाहिर है, उसने ये नहीं कहा कि देवदत्त असवाल ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा था या वो उन उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं से कैसे मिला था, लेकिन फिर भी राधा पूरी बात सुनकर ठंडे पसीने से तरबतर हो गई थी। थोड़ी देर बात करने के बाद आखिर में राधा वापस चली गई।
रात के जाने के बाद पार्थ ने एक लंबी सांस ली। देवदत्त असवाल ने पहले ही किसी को मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए संभावना है कि वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। इसलिए मैं अपनी साधना को छिपा कर रखूंगा, जिससे सही समय आने पर उसे अपनी असली ताकत से चौंका सकूं। ऋषभबिष्ट को चुनौती न देने का कारण भी यही था। पार्थ फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चेतना को अपनी दाहिनी आंख के आयाम में समाहित कर दिया, जहां घोर अंधकार के बीच में फीकी सुनहरी रोशनी 6.90 सेमी पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि उसकी साधना ने मणिपुर चक्र के चरम स्तर के द्वार को छू लिया था। पार्थ इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। पार्थ ने अपना सारा ध्यान अपनी दाहिनी आंख पर केंद्रित किया। तुरंत ही सुनहरी चमक की जगह एक दृश्य ने ले ली। दृश्य में दो आकृतियां थीं। एक उच्च श्रेणी का हिंसक पशु नीला लकड़बग्घा था, जबकि दूसरी शर्मीली लड़की थी जो शायद राधा से ज्यादा उम्र की नहीं थी। इसके बाद लकड़बग्घा और लड़की दोनों एक दूसरे पर झपटे। सुनहरे रंग की लड़की हवा में घुलती हुई लग रही थी। उसके शरीर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी, जो आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक तेज थी। उसने लापरवाही से अपनी छड़ी लहराई और नीले प्रकाश का एक झोंका हवा में आगे बढ़ा, जिसने तुरंत ही नीले लकड़बग्घे के सिर को टुकड़ों में चीर दिया। काश मुझे पता होता कि वो लड़की कहाँ से है। शायद उत्तरकाशी में कोई उसकी एक चाल को भी रोक नहीं पाएगा। पार्थ ने ठंडी सांस ली। उसने दृश्य को बार बार दोहराया। पार्थ ने कई कोणों और स्थितियों से यह देखने की कोशिश की कि लड़की ने कैसे हमला किया था। धीरे धीरे उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होने लगा। उसके हाथों के आकस्मिक प्रहार में भी ऐसे शक्ति थी जो किसी भी वीर योद्धा के स्तर को पार कर गई थी। पार्थ ने उसके आक्रमण को कई बार देखकर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस समय उसने उस चाल को दोहराने का प्रयास किया, लेकिन वो हमला बेहद कमजोर था। लेकिन इस नकल की शक्ति ही किसी उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के बराबर थी। इसने वास्तव में उसे चौंका दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर वो पूरी तरह से लड़की की चालों की नकल कर लेता है तो यह शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को पार कर जाएगी? यहाँ तक सोचते हुए पार्थ और अधिक उत्साहित हो गया। मैं इस कौशल का नाम रहस्यमय पवन हथेली क्यों नहीं रखता। उस रात पार्थ ने उस चाल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की। चूंकि यह चाल बेहद ऊंचे उच्च स्तर का था, इसलिए पार्थ थोड़े समय में इसे पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था। देर रात तक अभ्यास करने के बाद पार्थ को थकान महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि दाहिनी आंख के आयाम में लंबे समय तक दृश्य को दोहराया नहीं जा सकता। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश पर मेरी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, पार्थ ने निष्कर्ष निकाला। इसलिए उसने फिर से दिव्य श्वांस तकनीक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसे प्रतियोगिता से एक रक्त त्वटी मिली थी और यह उसकी साधना को बढ़ा सकती थी। गोलियां जड़ी बूटियों और पौधों से अलग होती थीं। उनमें बहुत कम मात्रा में जहर होता था, इसलिए साधक इसका प्रभाव और गुणवत्ता कहीं अधिक होती थी। मेरे पास अभी भी 1000 साल से अधिक पुराने 3 पौधे हैं जिनकी कीमत रक्तवटी से अधिक है। पार्थ ने कुछ देर सोचा और फिर गोली खाने का फैसला किया। शीघ्र ही उसके भीतर से औषधि की शक्ति प्रवाहित होने लगी। ऊर्जा उसके शरीर के सभी अंगों की तरफ प्रवाहित हो रही थी। पार्थ ने तुरंत ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए दिव्य श्वांस तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की सुबह पार्थ ने सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और अपनी साधना को थोड़ा आगे बढ़ता महसूस किया। उसकी दाहिनी आंख के अंदर की सुनहरी चमक सिर्फ 6.90 से थोड़ी आगे बढ़ गई थी। मणिपुर चक्र का शीर्ष स्तर। गोली वास्तव में मददगार है, पार्थ ने संतोष में सिर हिलाया। साधना के मामले में अब केवल ऋषभबिष्ट ही उसके बराबर था। अभी भी कुछ समय था, इसलिए पार्थ ने फिर से अपनी रहस्यमय पवन हथेली का अभ्यास करना शुरू किया। आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली के बीच में घूमने लगी, जिससे उसने पास के पेड़ की शाखा पर वार किया। बूम!
हाथ जितनी मोटी एक शाखा तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। पार्थ की हथेली अभी बहुत शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी उसमें शाखा के टुकड़े करने की शक्ति थी। इसका प्रभाव एक उच्च श्रेणी की तकनीक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, पार्थ खुशी से चिल्लाया। ठीक उसी समय जब पार्थ पूरी तरह से रहस्यमय पवन हथेली के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पार्थ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? किसी जानी पहचानी लड़की की आवाज आई। हम पार्थ की बाहें टेढ़ी होगी। बगीचे के बाहर बर्फ जैसी सफेद पोशाक में एक लड़की खड़ी थी। वो अपने होंठ काट रही थी। उसकी पार्थ की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़की निस्संदेह रेशमा था। अंदर आए। पार्थ ने अपना संयम वापस पा लिया और उसे अंदर आने दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रेशमा ने अपनी आंखों को झुका लिया। तुम यहाँ किस लिए आई हो? पार्थ ने भावहीनता से कहा। बचपन के दोस्त होने के कारण उसके मन में रेशमा के लिए सकारात्मक भाव थे, लेकिन जब से उन्होंने हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश किया, तब उस प्रभाव का अंतिम अंश भी गायब हो गया। अपने होंठों को चबाते ही रेशमा की आंखें लाल हो गईं। जब से मैंने हिमगिरी गुरुकुल में प्रवेश किया है, तब से मैं थोड़ी भ्रमित हूँ। मुझे उम्मीद है कि पार्थ हमारे बीते दिनों को याद करते हुए मुझसे नफरत नहीं कर सकते। रेशमा के उदास चेहरे को देखकर पार्थ का दिल धड़कने लगा, लेकिन जल्द ही यह फिर से पानी की तरह शांत हो गया। हर किसी को अपनी पसंद बनाने की आजादी है। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। पार्थ मंद मंद मुस्कुराए, जैसे कि वह एक आसान सा जवाब दे रहा हो। ये सच था, पार्थ ने कभी भी रेशमा से नफरत नहीं की थी, लेकिन उसके कार्यों ने उसे निराश किया था। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। इस सुंदर युवक को देखते ही रेशमा का दिल कांप उठा। क्या पार्थ ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था? यहाँ तक कि पूरी गांव में भी उसे पार्थ की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पार्थ 15 साल का भी नहीं था। आधा साल पहले वे केवल 14 वर्ष का था। उसका दिल साफ था और उसने रेशमा के प्यार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्थ की प्रतिक्रिया को देखते हुए रेशमा का दिल ठंडा हो गया। वह अंत में जान गई थी कि पार्थ ने उसे कभी प्यार नहीं किया था। कम से कम उसके बचपन के दौरान उस पर सकारात्मक प्रभाव तो था। वरिष्ठ पार्थ। बगीचे के बाहर एक और स्पष्ट आवाज आई। राधा खुशी से पार्थ के बगीचे में चली गई। दोनों पड़ोसी थे और वे एक दूसरे से काफी परिचित थे, इसलिए राधा बिना रोक टोक के अंदर आ गई। जल्द ही उसने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अलग था। पार्थ और रेशमा दोनों चुपचाप खड़े थे और रेशमा धीरे से रो रही थी। नन्ही परी, क्या बात है? पार्थ उत्सुकता से राधा की ओर मुड़ा। अपने लिए नन्ही परी सुनकर राधा का चेहरा लाल हो गया। इस समय इस छोटे से बगीचे में दो सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। रेशमा की त्वचा पानी की तरह चिकनी थी और उसका चेहरा बेहद सुंदर था। वहीं राधा की आभा में दिव्यता का एहसास होता था और उसकी की तुलना में रेशमा बेहद फीकी लग रही थी। प्रतिभा, आभा और शरीर के मामले में राधा रेशमा से कहीं बेहतर थी। पार्थ, क्या आप अपनी युद्ध कला तकनीक हासिल करने के लिए युद्ध कला पुस्तकालय नहीं गए? शीर्ष 3 में स्थान बनाने के बाद अब आप शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। राधा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। वो अभी अभी युद्ध कला पुस्तकालय में अपनी तकनीक चुनने गई थीं। शीर्ष 10 दो उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं, जबकि शीर्ष 3 एक शीर्ष श्रेणी और 2 उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते हैं। अरे हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। पार्थ धीरे से मुस्कुराया। पार्थ और राधा को एक साथ मुस्कुराते हुए देखकर रेशमा को दुख और पछतावा हुआ। रेशमा वहां और नहीं रुकी और विदा लेकर वहां से चली गई। उसे कार्तिक असवाल को चुनने के अपने फैसले पर बेहद दुख महसूस हो रहा था। रेशमा के जाने के बाद राधा ने पार्थ को गुस्से में घूर कर देखा और बोली, तुमने मुझे नन्ही परी कहकर क्यों चिढ़ाया? हालांकि उसे अच्छा वो सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने ऊपर से गुस्सा दिखाया। क्यों? क्या तुम्हें मेरा नन्ही परी बोलना अच्छा नहीं लगा? पार्थ ने राधा की आंखों में देखते हुए कहा।
राधा को लगा कि जैसे उसकी धड़कन रुक सी गई है। जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन कहा तो चिढ़ाने के लिए ही था ना। उसने नाराजगी से कहा, ठीक है, मैं अब हमेशा तुम्हें नन्ही परी कहकर बुलाऊंगा। पार्थ ने हार मानते हुए कहा। फिर ठीक है, राधा ने खुश होते हुए कहा। पार्थ भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पार्थ पुस्तकालय के लिए निकल गया। जल्द ही पार्थ युद्ध कला पुस्तकालय पहुंच गया। पुस्तकालय की रखवाली करने वाले बुजुर्ग थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। हम तो ये तुम हो? बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। पार्थ ने भी तुरंत उन्हें पहचान लिया। प्रणाम श्रेष्ठ। ये बुजुर्ग उन दो मुख्य निर्णायकों में से एक थे जिन्होंने पार्थ का समर्थन किया था। मेरे साथ आइए। बुजुर्ग, जिनका नाम रमाकांत था, पार्थ को दूसरी मंजिल पर ले गए। दूसरी मंजिल पर लगभग 200 से 300 युद्ध कला तकनीकें थी। उनमें से अधिकांश उच्च श्रेणी वाले थे, जबकि बेहद कम संख्या में शीर्ष श्रेणी वाले थे। शीर्ष श्रेणी की युद्ध तकनीक हिमगिरी गुरुकुल के लिए बहुत कीमती थी। पार्थ ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। श्रेष्ठ, यहाँ पर युद्ध कला की पुस्तकों के बजाय केवल पत्थर क्यों है? पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर युद्ध कला तकनीक नहीं थी। इसके बजाय पत्थरों से बने प्रतीक चिन्ह थे जिन पर तकनीक का नाम और संक्षिप्त सारांश लिखा था। हे उच्च श्रेणी या शीर्ष श्रेणी की तकनीकें बहुत कीमती होती हैं। हम असली प्रति यहाँ नहीं रख सकते। जब आप तकनीक को चुन लेंगे तो मैं आपके लिए किताब ले आऊंगा, श्रेष्ठ रमाकांत ने समझाया। पार्थ निराश था। गुरुकुल उच्च श्रेणी की तकनीकों को लेकर बेहद सख्त था, जिसका मतलब था कि अब वो किसी तकनीक को चोरी नहीं कर सकता था। लेकिन एक शीर्ष और 2 उच्च श्रेणी की तकनीक चुनना भी पार्थ को स्वीकार्य था। वह दूसरी मंजिल पर गया और सभी सारांशों को पढ़ा। क्या आपको वह कौशल नहीं मिला जो आप चाहते हैं? श्रेष्ठ रमाकांत ने उत्सुकता से पूछा। पार्थ की आंखें श्रेष्ठ की तरफ घूम गई और वो बोला, श्रेष्ठ, चूंकि आप युद्ध कला पुस्तकालय की रखवाली करने वाले बुजुर्ग हैं, तो आप मेरे लिए कुछ बेहतरीन तकनीकों को चुनने में मदद क्यों नहीं करते? हा, क्या आप नहीं जानते कि यह गुरुकुल के नियमों के खिलाफ है? श्रेष्ठ रमाकांत की आंखें चमक उठीं। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन श्रेष्ठ रमाकांत ने फिर भी पार्थ की मदद की। वे दूसरी मंजिल पर चले गए और धीरे धीरे कुछ सारांश निकाल लाए। तो क्या होगा आगे? और पार्थ कौन सी तकनीक चुनेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 6:43 नक्षत्र उंगली। अध्याय 43 नक्षत्र उंगली। बुजुर्ग की हरकत देखकर पार्थ की आंखें चमक उठीं। युद्ध कला पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पहली मंजिल से अलग थी। यहाँ कौशल की कोई वास्तविक प्रतियां नहीं थीं, बल्कि उन्हें पत्थर के प्रतीकों से बदल दिया गया था। सारांश पर इतने सारे शब्द नहीं थे जो तकनीकी क्षमता और विशेषता को सही ढंग से बता सके। इसका मतलब यह था कि ये अंतर करना कठिन था कि कौन से कौशल मजबूत या कमजोर थे। पार्थ पिछली बार की तरह 100 तकनीकें नहीं चुरा सकता था। युद्ध कला पुस्तकालय की रखवाली करने वाले श्रेष्ठ रमाकांत स्पष्ट रूप से सभी तकनीकों को अच्छी तरह से जानते थे। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह ये था कि श्रेष्ठ रमाकांत ने उसके मुकाबलों को देखा था और समझ गए थे कि उसमें क्या कमी थी। यहाँ 3 शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक हैं जो आपकी क्षमता और युद्ध शैली के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगी। वे हैं पवन मुष्टिका, नक्षत्र उंगली और आकाशीय पगलाहार। श्रेष्ठ रमाकांत ने 3 प्रतीक निकाले। वे सभी आक्रामक कौशल थे। नाम सुनते ही पार्थ थोड़ा उत्सुक था। आपकी आक्रामक तकनीक बहुत कमजोर श्रेणी की है, इसलिए उसकी क्षमता सीमित है। लेकिन आपने फौलादी दीवार तकनीक को रक्षात्मक तकनीक के रूप में प्रशिक्षित किया है, जो शीर्ष श्रेणी वाली मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं है। यदि आपको कभी भी पवित्र श्रेणी की रज दीवार तकनीक मिल जाए तो यह एकदम सही होगा, श्रेष्ठ ने समझाया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्रेष्ठ एक महावीर योद्धा है। पार्थ ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसका रक्षा शक्ति पहले से ही अच्छी थी, इसलिए उसे केवल आक्रामक तकनीक की जरूरत थी। ये तीन शीर्ष श्रेणी कौशल एक दूसरे से अलग हैं। पवन मुष्टिका में हवा के गुण हैं और यह हवा को शक्ति के रूप में उपयोग करता है। जब एक उच्च श्रेणी के आक्रामक कौशल के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। नक्षत्र उंगली किसी की आध्यात्मिक शक्ति को एक उंगली में इकट्ठा करती है और यह एक निश्चित सीमा के भीतर हर चीज पर हमला कर सकती है। आकाशीय पग प्रहार बवंडर बना सकता है, बड़ी संख्या में लोगों पर हमला कर सकता है और यह किसी सेना के खिलाफ बहुत प्रभावी है। श्रेष्ठ रमाकांत ने सरलता से तीन तकनीकों को समझाया। पार्थ तीनों कौशलों से प्रभावित महसूस कर रहा था। वह इन तीन कौशलों में प्रशिक्षण से वो अपने हमले में बहुत शक्ति उत्पन्न कर सकता था। इन तीनों में से कौन सबसे शक्तिशाली है? पार्थ ने सीधे पूछा। हालांकि वे सभी शीर्ष श्रेणी के थे, फिर भी उनके बीच कुछ अंतर थे। हम इन तीनों तकनीकों में से सबसे मजबूत है, यहाँ तक कि पवित्र युद्ध कला तकनीक के बेहद करीब भी। यह ऋषभबिष्ट के आकाशीय बादल उंगली से भी बेहतर है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि इस तकनीक को सीखना बहुत कठिन है और इसमें एक निश्चित मात्रा में खतरा भी शामिल है। श्रेष्ठ रमाकांत मुस्कुराए। नक्षत्र उंगली, फिर तो मैं उसे ही चुनूंगा। पार्थ बिल्कुल भी नहीं हिचका। उसने ऋषभबिष्ट की आकाशीय बादल उंगली देखी थी और वो वास्तव में शक्तिशाली थी, और यह नक्षत्र उंगली आकाशीय बादल उंगली से भी ज्यादा मजबूत थी। इसकी पुष्टि होने के बाद कि वो उसी तकनीक को चुनना चाहता है, श्रेष्ठ रमाकांत ने नक्षत्र उंगली की प्रति लाकर पार्थ को दे दी। पार्थ पुरानी किताब पाकर थोड़ा उत्साहित था। जल्द ही नक्षत्र उंगली के सूत्र पार्थ के दिमाग में चले गए। नक्षत्र उंगली को 6 स्तरों में बांटा गया था और इसकी न्यूनतम आवश्यकता स्वाधिष्ठान चक्र थी। उंगली की ये तकनीक किसी की आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम स्तर तक ले जाकर प्रहार करने का अवसर देती है। यदि इसे प्रारंभिक स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए तो इससे 2 इंच मोटे धातु को भी तोड़ा जा सकता था। यहाँ तक कि शरीर को मजबूत बनाने की कुछ तकनीकें भी इस कौशल का सामना करने में सफल नहीं हो पाएंगी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबी ये थी कि ये आध्यात्मिक शक्ति से हवा के माध्यम से हमला करती है। हा, यह वही है जो मैं चाहता था। पार्थ बेहद खुश थे। नक्षत्र उंगली का बहुत बड़ा फायदा था कि अगर आपने इसे चौथे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया तो भले ही आप विशुद्ध चक्र तक नहीं पहुंचे हों, फिर भी आप हवा के माध्यम से हमला कर सकते हैं। श्रेष्ठ रमाकांत इस कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हवा से हमला, पार्थ का दिल धड़क उठा। सभी जानते थे कि जब कोई साधक विशुद्ध चक्र पर पहुंचता है तभी उसकी आध्यात्मिक शक्ति शरीर को छोड़कर हवा के माध्यम से हमला कर सकती है। इसका मतलब यह था कि उन्हें नजदीकी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी, इसके बजाय वे हवा से हमला कर सकते थे। ये अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र के बीच का अंतर था। लेकिन ये शीर्ष श्रेणी की तकनीक नक्षत्र उंगली विशुद्ध चक्र तक पहुंचने से पहले ही हवा के माध्यम से हमला करने की ताकत देता था। इस उंगली तकनीक को प्रशिक्षित करना 2 से 3 गुना कठिन है। कुछ लोगों ने इसे अर्धपवित्र श्रेणी की तकनीक भी मानते हैं। मैंने भी एक बार इसका प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मैं लंबे समय तक तीसरे स्तर पर ही अटका रहा और क्योंकि चौथे स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था, आखिरकार मैंने भी हार मान ली और दूसरी तकनीक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। श्रेष्ठ रमाकांत पार्थ को जटिल लेकिन उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। श्रेष्ठ रमाकांत को मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? पार्थ ने कहा। क्योंकि युद्ध कला के बारे में आपकी समझ बहुत गहरी है। आप पहले से ही आधार और मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को चरम स्तर तक प्रशिक्षित कर चुके हैं। आपने तैरती नौका को भी उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है। श्रेष्ठ रमाकांत ने प्रशंसा की। पार्थ तुरंत समझ गया कि श्रेष्ठ रमाकांत को पता था कि उसकी समझ बहुत अधिक है, इसलिए वो नक्षत्र उंगली को प्रशिक्षित करने में सक्षम हो सकता है।
साथ ही मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ। बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। श्रेष्ठ, कृपया बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। श्रेष्ठ, रमाकांत की आंखें थोड़ी गंभीर होगी। यदि आप नक्षत्र उंगली सीखते हैं तो आपके पास केवल ऋषभबिष्ट से मुकाबला करने में सक्षम तो हो सकते हैं, लेकिन जीतने की कोई निश्चितता नहीं है। क्यों? पार्थ नहीं समझ पाया। क्या नक्षत्र उंगली ऋषभ की आकाशीय बादल उंगली से बेहतर नहीं है? क्योंकि श्रेष्ठ, रमाकांत ने एक लंबी आह भरी। चूंकि ऋषभबिष्ट पहले ही यहाँ आ चुका है और गुरुकुल प्रमुख का भतीजा होने के कारण उन्हें न केवल एक अतिरिक्त 1000 साल पुरानी रक्तवटी मिली, बल्कि उसे युद्ध कला पुस्तकालय की तीसरी मंजिल में जाने की अनुमति भी दी गई। पुस्तकालय की तीसरी मंजिल, रहस्यमय तीसरी मंजिल। पार्थ हैरान था। हर कोई जानता था कि दूसरी मंजिल मुख्य रूप से उच्च श्रेणी की तकनीकें और कुछ शीर्ष श्रेणी की तकनीक उपलब्ध थी, पर जहां तक तीसरी मंजिल का सवाल है तो यह केवल एक किंवदंती थी। ऋषभबिष्ट को 1000 साल की रक्त बूटी मिली है और अब उसके पास अगले कुछ महीनों में अनाहत चक्र में पहुंचने और उत्तराक्षी की 4 प्रतिभाओं का प्रमुख बनने का एक मौका है। गुरुकुल के ऊपरी तबके के लोग हर संभव तरीके से उसका समर्थन करने जा रहे हैं। यहाँ तक बोलते हुए श्रेष्ठ, रमाकांत ने पार्थ के बारे में सोचते हुए एक आह भरी। ये सच था कि पार्थ की क्षमता ऋषभबिष्ट की क्षमता से कमजोर नहीं थी। अफसोस की बात है, वह एक पार्श्व शाखा शिष्य था, जबकि ऋषभबिष्ट मुख्य शाखा का था और साथ ही गुरुकुल प्रमुख का भतीजा भी था। भले ही उस दिन पार्थ ने ऋषभबिष्ट को हरा दिया होता, तो भी उसके साथ सबका व्यवहार अलग ही होता। श्रेष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तीसरी मंजिल में क्या है? क्या यह प्रसिद्ध पवित्र श्रेणी की युद्ध कला तकनीक हो सकती है? पार्थ की सांस लेने की दर बढ़ गई। पवित्र श्रेणी की युद्ध कला तकनीक एक किंवदंती थी। कोई भी उसकी साधना करके पवित्र युद्ध पथ तक पहुंच सकता है। हाँ, क्या आपको लगता है कि उत्तरकाशी जैसा छोटा शहर पवित्र श्रेणी की युद्ध कला तकनीक की मूल प्रति प्राप्त कर सकता है? श्रेष्ठ, रमाकांत ने अपना सिर हिलाया लेकिन जारी रखा। लेकिन ऋषभबिष्ट के पास खंडित पवित्र श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। पार्थ ने एक लंबी आह भरी। जल्द ही पार्थ ने श्रेष्ठ, रमाकांत को नक्षत्र उंगली की मूल प्रति वापस दे दी। क्या आप इसे प्रशिक्षित नहीं करना चाहते हैं? बड़े ने उत्सुकता से कहा। मैंने इसे याद कर लिया है। पार्थ ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। बेहतर स्मृति होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन श्रेष्ठ, रमाकांत हैरान था। उसकी आंखों में गहरी खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि पार्थ वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली था। पार्थ शीर्ष श्रेणी की तकनीक चुनने के बाद पार्थ अभी भी 2 उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का चयन कर सकता था। श्रेष्ठ, रमाकांत ने पार्थ को सूक्ष्म कदम तकनीक नामक एक आक्रामक तकनीक की सलाह दी। ये तकनीक और तैरती नौ का एक ही मूल तकनीक से आई है और यह एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक है, उन्होंने समझाया। एक शीर्ष श्रेणी का उंगली कौशल और एक उच्च श्रेणी का आक्रामक कौशल। पार्थ अभी भी एक और तकनीक चुन सकता है। इस बार उसने मृत काष्ठ तकनीक को चुना। मृत काष्ठ तकनीक गुप्त श्वांस तकनीक के समान थी। यह किसी की आभा और गंध को छुपा सकती थी। विवरण के अनुसार यदि इस तकनीक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है तो साधक नकली मौत की स्थिति में प्रवेश करके मुश्किल की घड़ी में अपने दुश्मनों से बच सकता है। तुम्हारा चुनाव बहुत ही अच्छा है। इस कौशल का बहुत अच्छा प्रभाव है। श्रेष्ठ, रमाकांत मुस्कुराए। अपने कौशल को चुनने के बाद पार्थ ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। ठीक इसी वक्त पुस्तकालय के बाहर से कदमों की आवाज आई। कुल 3 लोगों ने दूसरे स्तर पर कदम रखा। पहला एक सफेद वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी था, दूसरा एक शांतिपूर्ण अधेड़ उम्र का आदमी था और आखिरी सुनहरे कपड़े पहने एक युवक था। अंतिम व्यक्ति ऋषभबिष्ट था। पार्थ तुरंत पहले 2 लोगों की ओर झुका। ये अनुज, श्रेष्ठ और गुरुकुल प्रमुख का अभिवादन करता है। फिर उसने सुनहरे कपड़े पहने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई ऋषभ,
गुरुकुल प्रमुख और श्रेष्ठ ने सिर हिलाकर पार्थ का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन ऋषभेष्ट ने केवल ठंडे भाव से उसकी ओर देखा और बिना एक भी शब्द कहे दूर हो गया। इससे पार्थ बेहद अजीब और चिड़चिड़ा हो गया। आखिरकार पार्थ आंतरिक शिष्यों में तीसरे स्थान पर थे, और हालांकि ऋषभेष्ट पहले स्थान पर था, लेकिन वो इस तरह उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। पार्थ ने अनुमान लगाया, गुरुकुल प्रमुख और बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, क्या ये हो सकता है कि यदि उन्हें दूसरी मंजिल में प्रवेश करना था तो उनमें से केवल एक की जरूरत थी, दोनों की नहीं। इसका मतलब यह था कि दोनों ऋषभेष्ट को तीसरी मंजिल पर भेज रहे थे। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ रमाकांत ने जो कहा वह सच था। पार्थ को गुस्सा आने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दाहिनी आंख के बारे में सोचा तो वह जल्द ही ठीक हो गया। पार्थ सीधे कुटिया की तरफ चला गया। कमरे के अंदर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तीनों युद्ध कला तकनीक, नक्षत्र उंगली, सूक्ष्म कदम तकनीक और मृदकाष्ठ तकनीक उसके दिमाग के अंदर आ गए। पार्थ ने सबसे पहले सूक्ष्म कदम तकनीक सीखने की कोशिश की और पाया कि इसकी शैली काफी हद तक तैरती नौका के समान थी। आधे घंटे बाद वो इसके प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गया था। रात में पार्थ ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जब उसने सूक्ष्म कदम तकनीक के साथ दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया तो इसकी गति और भी तेज थी। अगले कुछ दिनों तक उसने नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। सूक्ष्म कदम तकनीक और मृदकाष्ठ तकनीक दोनों उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी और पार्थ के लिए उन्हें सीखना बहुत आसान था। ऐसा सिर्फ उसकी दाहिनी आंख से प्राप्त ज्ञान की वृद्धि के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि तैरती नौका और गुप्त श्वास तकनीक ने उन दोनों के लिए एक बहुत ही ठोस आधार तैयार किया था। केवल 10 दिनों में ही पार्थ ने दोनों तकनीकों को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया। आगे वो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक, नक्षत्र उंगली को प्रशिक्षित करने वाला था। ये उंगली कौशल एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी जिसे प्रशिक्षित करना बेहद कठिन था। उस समय श्रेष्ठ रमाकांत भी इसे प्रशिक्षित करने में नाकाम रहे थे। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ नक्षत्र तकनीक की मदद से ऋषभेष्ट को हराकर गुरुकुल का शीर्ष शिष्य बन पाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके, और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 644 अपनी मर्यादा में रहो। अध्याय 44 अपनी मर्यादा में रहो। अपनी आंखें बंद करके पार्थ ने नक्षत्र उंगली से अंतर्ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। पार्थ को आखिरकार कुछ घंटों की साधना के बाद कुछ समझ आया। इस तकनीक को प्रशिक्षित करना किसी उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से कहीं अधिक कठिन था। इसकी तुलना केवल तैरती नौका से की जा सकती है, लेकिन नक्षत्र उंगली सिर्फ कठिन नहीं थी, इसमें एक निश्चित मात्रा में खतरा भी शामिल था। जब कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत करता है तो थोड़ी सी भी गलती के परिणाम स्वरूप साधना अपंग हो सकता है। इसका मतलब यह था कि साधक को बेहद सावधान रहने और हड़बड़ी न करने की जरूरत थी, इसलिए सुधार की गति बेहद धीमी होगी। हालांकि पार्थ की दाहिनी आंख ने उसकी मानसिक ऊर्जा, प्रतिक्रिया की गति और ज्ञान को बढ़ा दिया था, जिसका मतलब था कि गलती होने की संभावना बेहद कम थी। 1 से 2 दिन के समय में पार्थ की नक्षत्र उंगली मुश्किल से पहले स्तर तक पहुंचने में सफल रही। नक्षत्र उंगली के पहले स्तर ने आध्यात्मिक शक्ति को एक पंक्ति में घनीभूत किया और पाया कि इसकी शक्ति अभी से काफी मजबूत थी। पहले स्तर पर पहुंचने के बाद आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना पार्थ सिर्फ एक उंगली से पत्थर के टुकड़े में भी विस्फोट कर सकता था। उसने नक्षत्र उंगली को प्रशिक्षित करना जारी रखा। दूसरा स्तर पहली की तुलना में बहुत कठिन था। इसमें साधक को अपनी शक्ति एक पंक्ति के बजाय एक बिंदु में घनीभूत करने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि इसमें अधिक विस्फोटक शक्ति आ जाएगी। पार्थ ने दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 7 दिनों का उपयोग किया,
लेकिन प्रभाव बहुत स्पष्ट था। इसकी शक्ति उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के बराबर थी। इसका मतलब यह था कि पार्थ का हमला ऋषभेष्ठ को छोड़कर गुरुकुल के सभी शिष्यों पर हावी हो सकता है। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद पार्थ ने पाया कि आगे बढ़ने की गति बेहद धीमी हो गई थी। 1.5 महीने बाद पार्थ आखिरकार दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने में सफल रहा। पार्थ को आखिरकार एक अड़चन का सामना करना पड़ा जब उसने तीसरे स्तर में प्रवेश करने की कोशिश की। यह स्पष्ट था कि ऐसा होने थोड़े समय की आवश्यकता होगी। इस तकनीक को प्रशिक्षित करना वास्तव में कठिन है। मैं चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। पार्थ की उम्मीदें और बड़ी होती गईं। नक्षत्र उंगली के द्वारा हवा के माध्यम से हमला करने के लिए चौथे स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी। कुछ समय पहले श्रेष्ठ रमाकांत ने भी इस कौशल का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्हें इसके दूसरे स्तर पर पहुंचने के लिए 1 से 2 साल का लंबा समय लगा था। वहीं पार्थ ने दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल 20 दिनों का उपयोग किया था। ये मेरा अभी तक की सबसे कठिन तकनीक नहीं है। उस दिन उस लड़की की चाल कहीं अधिक गहरी और जटिल थी। पार्थ को रहस्यमय पवन हथेली याद थी। जाहिर है पार्थ जानता था कि वो एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता है। युद्ध कला तकनीक को लगातार प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। कोई तुरंत आसमान तक नहीं पहुंच सकता था। जल्द ही पार्थ की एकाग्रता फिर से उसकी साधना और आध्यात्मिक शक्ति पर लौट आई। जब वो गुफा के अंदर था, पार्थ के शरीर ने भारी मात्रा में औषधियों को अवशोषित कर लिया था। उस समय दवा पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई थी। उसके शरीर में अभी भी थोड़ी मात्रा बाकी थी। लौटने के बाद पार्थ ने तकनीक का अभ्यास और साधना करके अंतिम अवशेषों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 15 दिन और बीत गए। दवा पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। इस पल उसकी साधन अनाहत चक्र से केवल आधा कदम दूर। जहां तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति की बात है तो वो पहले ही अनाहत चक्र के बराबर थीं। अगर पार्थ अनाहत चक्र को जागृत करना चाहता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसे इसके लिए 1000 साल पुराने तीनों पौधों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। मैं अगले कुछ दिनों में अनाहत चक्र जागृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। पार्थ अपने शरीर में होने वाले बदलावों को अच्छी तरह से समझता था। वास्तव में अधिकांश साधकों को यह एहसास तब होता जब वे अगले स्तर पर पहुंचने वाले होते हैं। इसलिए उसने साधना करने के बजाय अपने शरीर को थोड़ा आराम देने का फैसला किया। पार्थ ने नक्षत्र उंगली के दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल 20 दिनों का उपयोग किया था। राधा, जो कि अब उसकी पड़ोसी थी, पार्थ को अपने साथ अभ्यास करने के लिए खोजने आई थी। गुरुकुल प्रतियोगिता को 1.5 महीना बीत चुका है। इस समय राधा की साधना स्वाधिष्ठान चक्र के शीर्ष पर पहुंच गई थी। वो किसी भी समय अपना मणिपुर चक्र जागृत कर सकती थी। नन्ही परी, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई, पार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम ही हमेशा साधना में व्यस्त रहते हो। राधा हल्के से मुस्कुराई। उसके गाल हल्के से लाल थे और अपनी नीली पोशाक के साथ वे एक देवी की तरह लग रही थी। बात तो सही है, तो बताओ आज क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, पार्थ ने पूछा। पार्थ, मैं आपका नया कौशल देखना चाहती हूँ। राधा तुरंत अपनी फरमाइश सुना दी। जरूर, पार्थ ने अपना सिर हिलाया। वो भी अपने कौशल को आजमाना चाहता था। बगीचे के अंदर दोनों ने अभ्यास करना आरंभ कर दिया। पहले आक्रामक कौशल का अभ्यास किया। पार्थ ने जब सूक्ष्म कदम तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसका शरीर रहस्यमय और धुंधला हो गया। जब उसने सूक्ष्म कदम तकनीक को उसकी क्षमता पर धकेला तो उसकी एक के बाद एक कई छवियां चलती हुई दिखाई देती थीं। गति राधा की विशेषता थी, लेकिन पार्थ का सामना करते समय उसकी गति पूरी तरह से दब गई थी। हालांकि दोनों तकनीकें उच्च स्तर वाली थी, लेकिन अंतर बहुत स्पष्ट था। इसने राधा को बेहद हैरान कर दिया, क्योंकि पार्थ ने अपनी साधना को उस स्तर तक दबा दिया था जो राधा से भी कम था।
और आध्यात्मिक शक्ति की बात करें तो दोनों ने ही दिव्य श्वांस तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। राधा, तुम्हारे शरीर की विशेषताएं मेरे मुकाबले उतनी अच्छी नहीं हैं और मेरे पास नींव के रूप में तैरती नौका भी है, इसलिए मेरी गति थोड़ी सी ज्यादा है। पार्थ आधा सच आधा झूठ बोला। सच्चाई यह थी कि तैरती नौका और सूक्ष्म कदम तकनीक बहुत समान थे। जब पार्थ दोनों का एक साथ उपयोग करता है तो वो उस कौशल को चरम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होता है। इसके बाद उन्होंने अपने आक्रामक कौशल की तुलना की। पार्थ ने अपनी नक्षत्र उंगली को दूसरे स्तर की शुरुआत तक रोके रखा, जब उसकी उंगली ने शुद्ध ऊर्जा की एक रेखा जारी की जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज में घुस सकती थी। राधा एक चाल के बाद लगभग घायल हो गई थी। पार्थ, मुझे लगता है कि ये तकनीक शायद शीर्ष श्रेणी की है। राधा बेहद ईर्ष्यालु थी। शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक बहुत कीमती होती थी। हिमगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों में से केवल ऋषभबिष्ट, पुष्पराज और पार्थ के पास उन्हें सीखने का मौका मिला था। तुम सही कह रही हो, ये वास्तव में एक शीर्ष तकनीक है। पार्थ नक्षत्र उंगली से बेहद खुश था। ठीक उस वक्त जब दोनों अपनी तकनीक को लेकर चर्चा कर रहे थे। हाँ, राधा, मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए आया था, लेकिन तुम कुटिया में नहीं थी, तो तुम यहाँ पर थी। एक युवक की आवाज सुनाई दी। आवाज आकस्मिक और शांत थी। बगीचे की दीवार पर लगभग 17 से 18 साल की उम्र का एक युवक राधा को देख रहा था। ऋषभबिष्ट पार्थ की बाहें एक साथ टेढ़ी हो गईं। ये उसकी कुटिया थी और ऋषभबिष्ट बिना उसकी अनुमति के अंदर आ गया। इसके अलावा वो एक तरफ खड़े होकर शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से उसे नीचे दिखा रहा था। बड़े भाई ऋषभबिष्ट, राधा मुस्कुराई और सामान्य शिष्टाचार दिखाया। बड़े भाई ऋषभ की आंखें छोटी हो गई। वो राधा को अपनी बहन तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, हालांकि उसने तुरंत अपने भावों को छिपा लिया। आखिरकार वह शीर्ष आंतरिक शिष्य था और गुरुकुल मुखिया का भतीजा भी था, इसलिए राधा का उसे बड़ा भाई पुकारना एक तरह से सही ही था। भाई ऋषभ, फिर से मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हैं? राधा ने जानबूझकर भाई शब्द पर ज्यादा जोर दिया। राधा भावहीन थी। ऋषभबिष्ट मुकाबला करने के नाम से अनगिनत बार उससे मिलने आया था। हर बार जब उसने उसे देखा तब राधा ऋषभबिष्ट की आंखों की उग्रता को महसूस कर सकती थी, जिससे वे असहज महसूस करती थी। यह सही है, मुझे आशा है कि राधा मेरे साथ अभ्यास करने से मन नहीं करेगी। ऋषभबिष्ट के शब्द में पूर्ण विश्वास था। उसने बगीचे में कदम नहीं रखा, केवल चार दीवारी के पास खड़ा रहा। जब से वो आया था उसने पार्थ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी पार्थ के साथ अभ्यास कर रही हूँ। राधा उसे अस्वीकार करते हुए मुस्कुराई। हिमगिरी गुरुकुल की शीर्ष प्रतिभा के साथ अभ्यास करना अनगिनत लड़कियों का सपना था, लेकिन राधा को ऋषभबिष्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऋषभबिष्ट में अकेलेपन और श्रेष्ठता की भावना थी, जैसे कि वो दूसरे व्यक्तियों से कहीं अधिक दिव्य और महान हो, जो पूरी तरह से पार्थ के विपरीत था। और उसकी तरह ही एक शाखा गुरुकुल से आया था और उनका अभ्यास स्वाभाविक रूप से होता था। वे हंसी मजाक करते हुए अपनी ताकत और कमियों पर चर्चा करते थे। इसमें किसी तरह का दबाव नहीं था। उसके साथ ऋषभबिष्ट ने आखिरकार महसूस किया कि पार्थ का भी अस्तित्व था। पार्थ को एक बार देखने के बाद ऋषभबिष्ट मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। यह स्पष्ट था कि वे उसका तिरस्कार कर रहा था। हम ठीक है, लेकिन आज मैं एक और चीज के लिए आपको खोजने आया हूँ। ऋषभबिष्ट ने अपने कंधे उचका दिए। कृपया पूरी बात बताएं। ये बात मैं आपसे निजी तौर पर बात करना चाहता हूँ। ऋषभबिष्ट ने लापरवाही से पार्थ को देखा। पार्थ, मैं अभी जाना चाहूंगी, राधा ने माफी मांगते हुए कहा। फिर दोनों साथ साथ निकल पड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि ऋषभबिष्ट राधा का पीछा कर रहा हो? पार्थ को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। दूसरी ओर ऋषभबिष्ट
राधा को थोड़ी दूर मैदान के दूसरे छोर पर ले गए। राधा, आधे महीने बाद उत्तरकाशी का वार्षिक प्रतिभा सम्मेलन शुरू हो जाएगा और इसकी मेजबान उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अंकिता बहुगुणा है। उस समय सभी गुरुकुलों, संप्रदायों, गुटों और परिवारों के प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जाएगा। ऋषभ बिष्ट रुक गया। प्रतिभा सम्मेलन। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा की आंखें आश्चर्य और उम्मीद से चमक उठीं। राधा ने केवल प्रतिभा सम्मेलन के बारे में सुना था। ये उत्तरकाशी के सभी प्रतिभाशाली युवाओं के इकट्ठा होने और एक दूसरे के साथ मुकाबला करने का अवसर था। वहीं उत्तरकाशी के 4 महान प्रतिभाओं का भी फैसला किया जाएगा। उत्तरकाशी के युवाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है। शीर्ष हिमगिरी गुरुकुल शिष्य होने के नाते मैं 5 लोगों को शामिल होने की सिफारिश कर सकता हूँ। ऋषभ बिष्ट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ओह, प्रतिभा सम्मेलन, मैं वास्तव में इसका अनुभव करना चाहती हूँ। राधा की इसमें शामिल होने में बहुत दिलचस्पी थी। अरे हाँ, आप किसकी सिफारिश कर रहे हैं? राधा ने तत्काल पूछा। पुष्पराज, हरिकेश, श्रीवल्ली, विश्वजीत। ऋषभ बिष्ट ने कुछ भी छिपाने का फैसला नहीं किया। माफ कीजिए, पर पार्थ को इसमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? वो तीसरे स्थान पर आया था, राधा ने पूछा। पार्थ, ऋषभ बिष्ट ने लापरवाही से कहा, वे सिर्फ एक शाखा शिष्य हैं और उसके अंदर मुझे चुनौती देने का साहस भी नहीं था। ऐसे किसी व्यक्ति को प्रतिभा सम्मेलन में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्थ की ताकत अभी भी बाकी शिष्यों से अधिक है। राधा को लगा कि यह अनुचित था। यह ठीक है राधा, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अनाहत चक्र पर पहुंच जाऊंगा और 4 महान प्रतिभाओं का प्रमुख बन जाऊंगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे चुनता हूँ। मुद्दा यह है कि आप मेरे साथ वहां होंगी, मेरी महिमा देखने के लिए। यहाँ तक बोलते हुए ऋषभ बिष्ट की आंखें गर्म हो गईं और उसका हाथ राधा के कंधे की ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। ऋषभ बिष्ट, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। अपनी ओर बढ़ते हाथ को रोकते ही राधा का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जो वे नहीं चाहते। लेकिन राधा, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि कोई भी मुझे उस महिला के साथ कुछ भी करने से नहीं रोकेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो क्या होगा आगे? क्या ऋषभ बिष्ट राधा को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करेगा? और होगा तब जब पार्थ को इसके बारे में पता चलेगा। जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 645 प्रतिभा सम्मेलन का निमंत्रण। अध्याय 45 प्रतिभा सम्मेलन का निमंत्रण। बगीचे के अंदर पार्थ गुस्से में था, लेकिन जब उसने राधा के बारे में सोचा कि वो भी तो ऋषभ बिष्ट के साथ ही चली गई थी, तो उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। पार्थ ने जल्द ही खुद को संभाला, फिर सोचा आखिर ये राधा का ही फैसला होना चाहिए कि वो किसे पसंद करती है। उसने अपना ध्यान राधा से हटाया। अब वो बस युद्ध पथ के शिखर पर पहुंचना चाहता था और बाहरी दुनिया को देखना चाहता था। उत्तरकाशी जैसा छोटा नगर उसे जंजीरों में नहीं बांध पाएगा। पार्थ ने केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उंगली तकनीक के प्रशिक्षण से लेकर आक्रामक तकनीक तक, फिर आध्यात्मिक शक्ति तकनीक से लेकर शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक तक। उसे नहीं पता था कि युवा पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को प्रतिभा सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की की ओर से निमंत्रण आया था, तो जाहिर था कि सभी युवा अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार थे। उस रात पुष्पराज, हरिकेश, श्रीवल्ली, विश्वजीत को उनका निमंत्रण मिला। हर कोई निमंत्रण प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। जाहिर है सिर्फ उन्हें ही चुना गया था जिन्होंने कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था। पार्थ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। राधा अपनी कुटिया में इधर उधर टहल रही थी,
सोच रही थी कि क्या उसे ये खबर पार्थ को बतानी चाहिए। निमंत्रण भेजे जाने के 3 दिन बाद पार्थ अपनी आंखें बंद करके जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर ने अचानक एक अदम्य आभा बिखेर दी। उस आभा के प्रभाव से खिड़कियां खड़खड़ाने लगी और कुर्सियां उड़ने लगी। अचानक पार्थ की आंखें खुल गईं और उसकी आंखों से बिजली की 2 किरणें चमकती दिखीं। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अनाहत चक्र पर पहुंच गई है। उनकी आंखों में उत्साह और खुशी झलक रही थी, लेकिन तुरंत ही उसने मृतकाष्ठ तकनीक का प्रसार किया और अपनी साधना को मणिपुर चक्र तक दबा दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अनाहत चक्र पर इतनी जल्दी क्यों पहुंच गई? इसका कारण जंगल की गुफा थी। यहाँ तक कि फौलादी दीवार तकनीक भी 5वें स्तर से सिर्फ आधा कदम ही दूर थी। एक बार फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर पर पहुंच गई तो साधक के पास न केवल फौलाद की तरह शक्तिशाली होगा, वे सिर्फ अपने शरीर से हथियारों को भी चकनाचूर कर सकते थे। मेरी साधना और फौलादी दीवार तकनीक का स्तर अगले 2 दिनों में बढ़ जाएगा। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था। चौथा कुंडलिनी चक्र और फौलादी दीवार तकनीक का 5वां स्तर। पार्थ को भरोसा था कि अगर वो हिमगिरी गुरुकुल के भीतर किसी भी शिष्य को चुनौती दे तो वो उस शिष्य को आसानी से हरा सकता है। उसी दिन हिमगिरी गुरुकुल के भीतर एक पुराने लेकिन शानदार बगीचे के अंदर चौथा कुंडलिनी चक्र। मेरी अपेक्षा से अधिक तेज ऋषभबिष्ट अपने सामान्य सुनहरे वस्त्र पहने खड़ा हो गया और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैल गई। उसने एक प्रभावशाली आभा जारी की और कुछ मीटर के दायरे में सब कुछ टुकड़ों में बट गया। बुरा नहीं है, तुम 18 वर्ष के भी नहीं हो और तुमने अनाहत चक्र जागृत कर लिया है। अभी तक उत्तरकाशी में किसी ने भी इस उम्र में ये उपलब्धि हासिल नहीं की है। गुरुकुल प्रमुख देवराज बिष्ट ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अगर मेरे पास 1000 साल पुरानी रक्त बूटी और आध्यात्मिक शक्ति नाड़ी शोधन तकनीक नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी चौथे कुंडलिनी चक्र तक नहीं पहुंच पाता। ये सब आपकी वजह से ही प्राप्त हुआ है काकाश्री, ऋषभबिष्ट ने विनम्रता पूर्वक कहा। हालांकि वह चौथे कुंडलिनी चक्र तक पहुंच गया था, फिर भी वो अपने काका की तुलना में कमजोर था। वीर योद्धा और महावीर योद्धा के स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। 100 वीर योद्धाओं में से केवल एक ही साधक ऐसा होता है जो महावीर योद्धा के स्तर तक पहुंच पाता है। अब आपको युद्ध कला तकनीक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिभा सम्मेलन करीब है। बेहतर होगा कि आप हिमगिरी गुरुकुल के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें, देवराज बिष्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। काकाश्री, आप चिंता मत करो, देवांश डोभाल के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अफवाहों के अनुसार देवांश डोभाल केवल तीसरे कुंडलिनी चक्र पर ही है। मेरे पास उसे हराने का कम से कम 60% मौका है, ऋषभबिष्ट ने आत्मविश्वास से कहा। समय जल्दी ही बीत गया। प्रतिभा सम्मेलन का दिन और करीब आता गया। प्रतिभा सम्मेलन के पास आते ही उत्तरकाशी और भी व्यस्त हो गया। कुछ तो बस सबसे खूबसूरत लड़की की सुंदरता देखने के लिए पहुंचे। इस समय ऋषभबिष्ट के अनाहत चक्र तक पहुंचने की जानकारी पूरे उत्तरकाशी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इसने स्पष्ट रूप से अनगिनत युवाओं को झकझोर दिया और 3 प्रमुख शक्तियां भी इससे अछूती नहीं थी। चौथा कुंडलिनी चक्र। सभी युवाओं के लिए यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उत्तरकाशी में अब ऋषभबिष्ट के साथ तुलना करने वाला कोई भी युवा नहीं था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि ऋषभबिष्ट अकेले नहीं थे जो अनाहत चक्र तक पहुंचे थे। हिमगिरी गुरुकुल के एक बगीचे में एक युवक का शरीर हवा में तैरने लगा। उसके शरीर ने निकलने वाली आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। पार्थ का शरीर एक पत्ते की तरह हल्के से जमीन पर गिरा। अगर कोई करीब से देखे तो उसे एहसास होगा कि पार्थ का शरीर अब और भी ज्यादा आकर्षक हो गया था। भले ही वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसका शरीर औसत वयस्क की तुलना में बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। 7 दिन पहले उसकी साधना और फौलादी दीवार तकनीक दोनों ही अगले स्तर पर पहुंच गए थे। उस समय
उसे पूरा विश्वास था कि अब उत्तरकाशी में कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा। वह पिछले कुछ दिनों से नक्षत्र उंगली और सूक्ष्म कदम तकनीक को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, और अब सूक्ष्म कदम तकनीक अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब पार्थ ने नक्षत्र उंगली पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी नक्षत्र उंगली आखिरकार तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। पार्थ की उंगली ने हवा में एक चमक बिखेरी। पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक बिंदु में संघनित करके आसमान की तरफ छोड़ दी, जो किसी तारे की तरह ऊपर उठा, जिससे उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। अंधेरी रात में उसकी आध्यात्मिक शक्ति से बना सितारा तुरंत नहीं बिखरा। इसके बजाय इसने एक सुंदर दृश्य बनाते हुए आकाश में एक छाप छोड़ी। यह कदम नक्षत्र उंगली एकल बिंदु नक्षत्र उंगली की मारक चाल थी। एकल बिंदु नक्षत्र उंगली की शक्ति चरम स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार जब इसे इस्तेमाल किया गया तो कोई भी समान स्तर का व्यक्ति इसका सामना नहीं कर सकता था, और इस तकनीक की सहायता से शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक वाले साधक को भी हराया जा सकता है। पार्थ का मानना था कि पांचवें कुंडलिनी चक्र के बहुत से लोग इस हमले को रोकने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नक्षत्र उंगली के कुछ नुकसान भी थे। पहली सफलता दर थी। नक्षत्र उंगली की चरम शक्ति से हमला करने की केवल 20 से 30% संभावना थी, क्योंकि वे केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचा था। दूसरे में खतरा शामिल था। यदि वह सफलतापूर्वक प्रयोग करने में विफल रहता है तो उसकी केशिकाएं फट सकती हैं। श्रेष्ठ रमाकांत की नक्षत्र उंगली भी इसी डर के कारण केवल तीसरी कक्षा तक ही पहुंची थी। अगर मैं अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करता हूं, तो मेरे पास इसे सफलतापूर्वक प्रयोग करने का 40 से 50% मौका होगा, और मेरी उंगली के विफल होने और घायल होने का मौका 10% है। पार्थ ने विश्लेषण किया। जाहिर है, जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाएगा, सफलता दर भी बढ़ती जाएगी। अधिकांश लोगों के पास तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद हमले की सफलता की संभावना 40 से 50% होगी। चौथे स्तर में 70 से 80% संभावना थी। वहीं पांचवें स्तर में 100% सफलता दर रहेगी। छठे स्तर या उच्चतर के लिए नक्षत्र उंगली की शक्ति का सामना कोई महावीर योद्धा भी नहीं कर सकता, जब तक कि उसने कोई पवित्र युद्ध कला तकनीक ना सीखी हो। लेकिन पार्थ के लिए यह अभी भी बहुत दूर की बात थी। उसे फिलहाल चौथे स्तर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। वरिष्ठ पार्थ, आपको एक आमंत्रण मिला है। बाहर से एक नौकर आया और आदरपूर्वक बोला। पार्थ को अजीब लगा और उसने नीले कागज पर लिखे शब्दों को देखा। प्रतिभा सम्मेलन। प्रतिभा सम्मेलन? पार्थ को इस सम्मेलन के बारे में कुछ नहीं पता था। पत्र के नीचे कुछ छोटे छोटे शब्द थे। आयोजक अंकिता बहुगुणा। पार्थ को लगा कि यह नाम जाना पहचाना है। यह अंकिता बहुगुणा कौन है? पार्थ ने वृत्ति पर पूछा। वरिष्ठ पार्थ, अंकिता बहुगुणा उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की है और वे 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। नौकर ने भावहीन रहने की कोशिश की। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अंकिता बहुगुणा? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसे जानता भी नहीं हो? जैसे ही नौकर चला गया, एक बैंगनी रंग की आभा बगीचे में फैल गई। पार्थ, क्या आपको अभी शिखर सम्मेलन से निमंत्रण मिला है? राधा के गालों पर पड़ने वाले डिंपल आकर्षक थे। पार्थ ने जब राधा को देखा तो उसके दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। आज कई दिनों के बाद उसने उसे देखा था। हालांकि पार्थ नहीं चाहता था कि राधा को उसकी भावनाओं के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। ये प्रतिभा सम्मेलन क्या है? पार्थ को अभी भी नहीं पता था कि यह क्या था। आप नहीं जानते कि प्रतिभा सम्मेलन क्या है? मैं भी। राधा का मुंह खुला रह गया और वह चौंक गई। वो थोड़ी गुस्से में भी थी। वो इस बेवकूफ के लिए बहुगुणा परिवार के पास गई थी और आखिरकार उसे एक और निमंत्रण मिला। राधा, ये प्रतिभा सम्मेलन क्या है? पार्थ फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसे नहीं पता था कि राधा ने कितनी मशक्कत के बाद बहुगुणा परिवार को निमंत्रण पत्र के लिए राजी किया था।
मूल रूप से ऋषभबिष्ट की 5 सिफारिशें थीं, लेकिन उसने पार्थ को उसमें से एक नहीं दी। राधा ने पार्थ को इस बारे में नहीं बताया। इसके बजाय वह बहुगुणा परिवार के पास गई और अंत में पार्थ को एक और निमंत्रण मिला। अगर तुम नहीं जानते तो इसके बारे में चिंता मत करो, राधा ने हड़बड़ी में कहा और पार्थ के बगीचे को छोड़ दिया। वो अब खुद की बड़ाई थोड़े ही करती कि उसने उस बेवकूफ के लिए क्या किया। पार्थ को अजीब लगा क्योंकि राधा नाराज लग रही थी। यह पहली बार था जब उसे गुस्सा आया था। प्रतिभा सम्मेलन? मैं जाऊंगा और फिर इसकी जांच करूंगा। मुझे इस बात पर शक है कि क्या सबसे खूबसूरत लड़की राधा से भी ज्यादा सुंदर है। पार्थ ने आखिरकार दिलचस्पी दिखाई। उसने पत्र खोला और उस पर जगह और समय देखा। क्या ये अच्छा नहीं है? पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि शुरुआत का समय आज रात ही था। इस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका था। अब बस आधा घंटा बाकी था। रुको राधा, मेरा इंतजार करो। पार्थ ने उसका पीछा करना शुरू किया और चिल्लाया। तो क्या होगा आगे? क्या राधा सच में पार्थ से गुस्सा हो गई है और इससे पार्थ और राधा के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 46 उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अध्याय 46 उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की। कुछ ही पलों में पार्थ ने सामने वाली लड़की के पास पहुंच गया था, लेकिन राधा अभी भी गुस्से में लग रही थी क्योंकि उसने पार्थ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना किया कि अपने गंतव्य की ओर चलती चली गई, लेकिन उसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें अभी भी उसके पीछे आ रहे युवक को चुपके से देख रही थी। पार्थ ने आखिरकार महसूस किया कि अब वो शांत हो गई है, इसलिए उसने फिर से प्रतिभा सम्मेलन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। प्रतिभा सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम है और जिसमें सभी प्रतिभाशाली युवाओं को निमंत्रण मिलता है, राधा ने स्थिति को समझाया। यह एक ऐसी घटना थी जहां उत्तरकाशी के प्रतिभाशाली युवा एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं और उसके आधार पर 4 महान प्रतिभाओं को चुना जाता है। जल्द ही दोनों हिमगिरी गुरुकुल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर ऋषभबिष्ट, पुष्पराज और हरिकेश सहित कुछ लोग खड़े थे। राधा, हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। ऋषभबिष्ट मुस्कुराया और अपनी आभा बिखेर दी। वो राधा को अपनी साधना कर स्तर दिखाकर ये साबित कर रहा था कि कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। अनाहत चक्र की आभा ने पास के अन्य शिष्यों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। पार्थ और राधा इससे प्रभावित नहीं हुए और दूसरों की ओर चल पड़े। शीर्ष 5 आध्यात्मिक शिष्यों के अलावा श्रीवली और विश्वजीत भी उपस्थित थे। तुम यहाँ क्यों हो? पार्थ को यहाँ देखकर ऋषभबिष्ट ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। क्यों? क्या भाई ऋषभ को मेरा आना पसंद नहीं आया? पार्थ थोड़ा उत्सुक था। ऋषभ कुछ बोलकर अपना ही मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, इसलिए वो मुड़ा और आगे बढ़ गया। बाकी लोग भी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। जल्द ही सभी को एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील के एक तरफ एक 500 मीटर ऊंचा पहाड़ था। झील भी पहाड़ को 3 तरफ से घेरे हुए थी। मुख्य समारोह पहाड़ के ऊपर होना था, इसलिए उनके छोटे समूह ने अपने कदम तकनीक का उपयोग करके पहाड़ पर भागना शुरू कर दिया। पहाड़ की चोटी पर बहुगुणा परिवार के कुछ शिष्य उपस्थित थे। क्योंकि आयोजक अंकिता बहुगुणा थी, इसलिए यह स्थान स्पष्ट रूप से उनका ही क्षेत्र था। क्या आप सभी कृपया अपने निमंत्रण दिखा सकते हैं? बहुगुणा परिवार के 7 से 8 युवक एक पंक्ति में खड़े थे। ये युवा सामान्य युवा नहीं थे, वे सभी प्रतिभाशाली युवक बहुगुणा परिवार के शिष्य थे। वे सभी मणिपुर चक्र या उससे ऊपर पहुंच चुके थे और उनकी उम्र 20 से 30 के बीच थी। सभी युवकों ने अपने अपने निमंत्रण पत्र निकाले और उन्हें सौंप दिया। ऋषभबिष्ट ने हिमगिरी गुरुकुल के शिष्यों को भी उन लोगों तक पहुंचाया। सबसे आगे ऋषभबिष्ट था। फिर यह पुष्पराज,
हरिकेश था। अंत में पार्थ और राधा ही बचे थे। इस समय ऋषभेश ने जब पार्थ को देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि पार्थ को निमंत्रण पत्र मिला ही नहीं है, इसलिए उसे तुरंत यहाँ से भगा दिया जाएगा। उसने अपने बाकी साथियों के अर्थपूर्ण तरीके से देखा। यह मेरा निमंत्रण पत्र है, पार्थ ने पत्र निकाला। हाँ, ये बिल्कुल सही है। युवक ने निमंत्रण पत्र का निरीक्षण करने के बाद अपना सिर हिलाया और पार्थ को अंदर जाने दिया। इस दृश्य ने ऋषभेश की मुस्कान को ठंडा कर दिया। पुष्पराज और हरिकेश दोनों भी हैरान थे। ये क्या है, पार्थ को निमंत्रण कैसे मिला? पार्थ ने उनकी प्रतिक्रिया देखी। उसने उत्सुकतावश राधा को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन राधा ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली और जल्दबाजी में अपना निमंत्रण पत्र निरीक्षक के पास छोड़कर आगे बढ़ गई। 7 लोगों के समूह ने सफलतापूर्वक जगह में प्रवेश किया। पार्थ उत्सुक था क्योंकि उसे लगा कि उसका निमंत्रण पत्र दूसरों से थोड़ा अलग था। उसने राधा से इस बारे में पूछा। राधा मुस्कुराई। यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको प्रतिभा सम्मेलन में प्रथम स्थान पर आना होगा। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। इस दृश्य ने ऋषभेश को गुस्से से पागल ही कर दिया। उसने पार्थ को घूर कर देखा, जैसे कि वो उसे चेतावनी दे रहा हो। पार्थ ने उसकी तरफ से चेतावनी और दुश्मनी महसूस की, लेकिन उसने इसे अपने दिल से नहीं लगाया। वो इस मूर्ख और अहंकारी ऋषभेश से बिल्कुल भी नहीं डरता था। हिमगिरी गुरुकुल के शिष्य जल्द ही एक मंडप में प्रवेश कर गए, जहां नौकर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। वे जिस मंडप में थे वे खुले क्षेत्र के सबसे करीब था। केंद्र के पास समान रूप से 3 मंडप थे, बहुगुणा परिवार, डोभाल परिवार और हिमगिरी गुरुकुल। उत्तरकाशी में सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्थ ने अपनी दाहिनी ओर के मंडप को देखा और पाया कि वहां सुधांशु डोभाल और अजय डोभाल भी थे। अजय डोभाल पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र के शीर्ष पर पहुंच चुका था और सुधांशु डोभाल अभी मणिपुर चक्र पर पहुंचा था। जाहिर है उनकी साधना की गति अभी भी पार्थ और राधा की तुलना में धीमी थी। पार्थ और राधा दोनों का ही साधना स्तर मणिपुर चक्र पर पहुंच गया था, ऐसा लग रहा था, और वे दोनों ही उपस्थित लोगों में सबसे कम उम्र के थे। डोभाल परिवार की शीर्ष प्रतिभा देवांश डोभाल है और वे 4 महान प्रतिभाओं का प्रमुख है। पिछले साल के प्रतिभा सम्मेलन में अन्य 3 महान प्रतिभाएं उसकी 10 चालों को रोकने में भी सक्षम नहीं थीं, श्रीवली ने धीरे से कहा। उसके बाद पार्थ की नजर एक सामान्य नीले रंग के कपड़े पहने युवक पर पड़ी, जिसकी आंखें बंद थीं। नीले रंग के कपड़े पहने युवक की उम्र 16 से 17 साल के आसपास थी और उसका चेहरा सामान्य था। वह देवांश डोभाल था और उसकी साधना मणिपुर चक्र के स्तर पर थी। देवांश डोभाल का सामना करते हुए अहंकारी ऋषभेश की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। जब पार्थ की दाहिनी आंख से देवांश डोभाल को देखा तो वो एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यह व्यक्ति बिल्कुल भी सरल नहीं था। ऋषभेश का सामना करते हुए पार्थ ने बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं किया, लेकिन इस व्यक्ति का सामना करते हुए वो अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को महसूस कर सकता था। पार्थ की दाहिनी आंख वो देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते। तभी देवांश डोभाल की आंखें अचानक खुल गईं, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, पार्थ उसकी स्पष्ट पुतलियों को देख सकता था। उसने देखा कि देवांश का सामान्य चेहरा एक मुस्कान के साथ अब सुंदर लगने लगा था। देवांश डोभाल ऋषभेश ने देवांश डोभाल की ओर देखते हुए थूक दिया। हालांकि देवांश डोभाल ने हिमगिरी गुरुकुल के इस तथाकथित शीर्ष आंतरिक शिष्य की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसकी नजर पार्थ पर पड़ी। हम इतना बुरा भी नहीं है, अंत में कोई है जिसमें मैं रुचि ले सकता हूँ। देवांश डोभाल ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने ऋषभेश को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या ऋषभेश ने जबरदस्ती अपने गुस्से को कम किया?
युवा पीढ़ी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उसे नीची नजर से देखे, लेकिन वो देवांश डोभाल पर गुस्सा नहीं कर सका। आखिरकार देवांश डोभाल ने पिछले साल उसे सिर्फ 10 चालों में हराया था। यह लड़का कौन है? देवांश डोभाल के लिए इतना महत्वपूर्ण होना सच में अविश्वसनीय है। कई लोगों ने पार्थ की ओर देखा। इनमें अजय डोभाल और सुधांशु डोभाल भी शामिल थे। पार्थ को देखते हुए अजय डोभाल की अभिव्यक्ति उग्र थी और सुधांशु डोभाल भी मुकाबले की उम्मीद कर रहा था। उस बच्चे की साधना गति सच में अविश्वसनीय है। वो इतनी जल्दी मणिपुर चक्र पर भी पहुंच गया है। ऋषभ बिष्ट ने ठगा हुआ महसूस किया कि देवांश डोभाल ने पार्थ को कितना महत्वपूर्ण रूप से देखा। देवांश डोभाल स्पष्ट रूप से उसे अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता, यहाँ तक कि उसको नजर उठाकर देखा तक नहीं। देवांश डोभाल, सभी लोग जल्द ही देखेंगे कि आपका सच्चा विरोधी कौन होगा। ऋषभ बिष्ट अपने मन में ठंडी हंसी हंसी। रात हुई तो और भी लोग आ गए। मंडपों के अंदर प्रतिभाशाली युवक और अन्य गणमान्य अतिथि थे। करीब 40 से 50 युवकों को बुलाया गया और दर्शकों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई थी। ठीक इसी समय एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। देखना, अंकिता बहुगुणा यहाँ है। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की। भीड़ चिल्ला उठी और फिर सन्नाटा पसर गया। मंच की तरफ आने वाली नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की थी। उसके बाल हवा के साथ लहराते हुए से प्रतीत हो रहे थे और उसके राजसी चेहरे के साथ वो मक्खन से बनी हुई लग रही थी। अंकिता बहुगुणा 17 से 18 साल की थी और उसकी हर चाल सुंदर थी। उसकी हर मुस्कान मादकता से भरपूर थी। राधा और श्रीवली की तरह नहीं, वे दोनों ही शर्मीली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की का दर्जा दिया गया है। यह मत भूलो कि अंकिता बहुगुणा भी 4 महान प्रतिभाओं में से एक हैं। कई प्रतिभाशाली युवा चकित थे। केवल राधा ही थी जिसकी तुलना उससे की जा सकती थी, लेकिन राधा छोटी थी, केवल 14 से 15। साथ ही वो बेहद पवित्र और मासूम लग रही थी, जबकि अंकिता बहुगुणा की छवि आकर्षक और दबंग लड़की की थी। भीड़ के बीच से होकर अंकिता बहुगुणा ने बहुगुणा परिवार के मंडप के अंदर कदम रखा। आज मुझे इस वर्ष के प्रतिभा सम्मेलन की मेजबानी करने का सम्मान मिला है, जहां उत्तरकाशी के सभी प्रतिभाशाली युवाओं को आमंत्रित किया गया है। अंकिता बहुगुणा की आवाज एक कोमल धारा की तरह बह रही थी और भी अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह वास्तव में सुंदर है। पार्थ खुद को रोक नहीं सका और अंकिता बहुगुणा को कुछ और बार देखा। इस बीच राधा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। बहुगुणा परिवारों के मंडप के भीतर सफेद कपड़े पहने एक युवा भी था, जो मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। उस व्यक्ति को राजेश बहुगुणा कहा जाता है और वे 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। श्रीवली ने उसका परिचय कराया। इसका मतलब है कि 4 महान प्रतिभाओं में से 2 बहुगुणा परिवार से हैं। पार्थ थोड़ा स्तब्ध रह गया। हाँ, उत्तरकाशी में बहुगुणा परिवार की शक्ति बेहद मजबूत है और वे हमारे हिमगिरी गुरुकुल के दुश्मन हैं, इसलिए हमारे बीच आमतौर पर कुछ झगड़े होते हैं, पुष्पराज ने आगे जोड़ा। इस समय इस पहाड़ी पर उत्तरकाशी के 4 महान प्रतिभाएं उपस्थित थी। ऋषभ बिष्ट, देवांश डोभाल, अंकिता बहुगुणा और राजेश बहुगुणा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ राधा की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या फिर उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ जाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 647 सुधांशु डोभाल दोबारा। अध्याय 47 सुधांशु डोभाल दोबारा। पिछले साल प्रतिभा सम्मेलन में 4 महान प्रतिभाओं को चुना गया था, जिसमें देवांश डोभाल बड़ी आसानी से पहले स्थान पर आ गया था। दूसरे स्थान पर अंकिता बहुगुणा, तीसरे पर ऋषभ बिष्ट और चौथे पर राजेश बहुगुणा थे। पहला डोभाल परिवार से था,
जबकि दूसरा और चौथा दोनों बहुगुणा परिवार के प्रतियोगी थे। हिमगिरी गुरुकुल से मात्र एक प्रतियोगी था, लेकिन इस साल यह सब बदल गया था। ऋषभेश न केवल अनाहत चक्र तक पहुंच गया था, बल्कि पार्थ और राधा दोनों इतनी कम उम्र में मणिपुर चक्र पर पहुंच गए थे। सभी परिवारों ने तुलना की कि कितनी युवा पीढ़ी मणिपुर चक्र या उससे ऊपर पहुंची थी। हिमगिरी गुरुकुल में 5 थे, ऋषभेश, पुष्पराज, पार्थ, हरिकेश और राधा। डोभाल परिवार में केवल 3 लोग थे, जिनमें सुधांशु डोभाल भी शामिल था, जो हाल ही में 5वें स्थान पर पहुंचा था। बहुगुणा परिवार में 4 थे, जिनमें अंकिता बहुगुणा और राजेश बहुगुणा शामिल थे, 4 महान प्रतिभाओं में से 2। इस साल का प्रतिभा सम्मेलन बेहद शानदार होगा। हिमगिरी गुरुकुल के प्रभुत्व ने अन्य 2 परिवारों को दबाव महसूस कराया। जब सभी आ गए तो शिखर सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। प्रतिभा सम्मेलन मुख्य रूप से मुकाबले और उनके कौशल के बारे में चर्चा करने के लिए था। नियमों के मुताबिक कोई भी अपना कौशल दिखा सकता है या किसी को चुनौती दे सकता है। जब प्रतियोगी मुकाबला खत्म कर लेंगे तो दोनों एक दूसरे के बारे में सलाह भी दे सकते हैं। पहाड़ की चोटी की साफ खुली जगह पर मैंने तीव्र प्रहार कदम तकनीक नामक एक तकनीक का प्रशिक्षण लिया है और यह चरम स्तर पर पहुंच गया है। एक युवक ने अपने पैरों से हवा में कलाबाजियां की। जल्द ही वो और भी तेज पैर चलाने लगा। अंत में उसके पैरों की गति इतनी तेज थी कि केवल एक धुंधली ही देखी जा सकती थी। इतना खराब भी नहीं। एक मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को चरम स्तर तक प्रशिक्षित करना सच में अच्छा है। लोगों ने उसकी तारीफ की। यह युवक 3 प्रमुख परिवारों से नहीं था। इसके बजाय वह एक छोटे से परिवार की शीर्ष प्रतिभा था। अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद उसकी उग्रगर्म आंखें अंकिता बहुगुणा को घूरने लगी। मैं उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ मुकाबला करना चाहता हूं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, भीड़ तुरंत ही आक्रोशित हो गई। तुम अंकिता बहुगुणा के साथ अभ्यास करना चाहते हो? ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही संभव है। यदि तुम अंकिता बहुगुणा को चुनौती देना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। बहुगुणा परिवार से स्वाधिष्ठान चक्र का एक युवक निकला। जल्द ही दोनों आपस में भिड़ गए। बहुगुणा परिवार के व्यक्ति ने एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक की साधना की थी। जाहिर है बहुगुणा परिवार के शिष्य ने 50 से 60 चालों के बाद जीत हासिल की। तुम्हें अभी भी अपनी तुच्छ शक्ति के साथ उत्तरकाशी की महान प्रतिभा का सामना करना है। बहुगुणा परिवार के शिष्य ने मजाक उड़ाया। उत्तरकाशी की तीनों बड़ी शक्तियों के प्रतिभाशाली युवाओं के पास साधना की बेहतर तकनीक और कौशल थे, इसलिए उनकी ताकत सम्मान स्तर पर दूसरे साधकों की तुलना में काफी मजबूत थी। इस युवा को जल्द ही डोभाल परिवार के किसी व्यक्ति ने चुनौती दी। प्रतिभा सम्मेलन का एक नियम था। शुरुआत में मुकाबला केवल स्वाधिष्ठान चक्र वालों के लिए था। मणिपुर चक्र या उससे ऊपर के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। जल्द ही हिमगिरी गुरुकुल से श्रीवली और विश्वजीत भी अखाड़े में चले गए। दोनों ने कुछ मुकाबले जीते तो कुछ हार भी गए। जैसे जैसे समय बीता गया उन मुकाबले और भी भीषण होते गए। मैं हरिकेश देखना चाहता हूं कि तुम लोग कितने मजबूत हो। खुले मैदान के केंद्र में हरिकेश ने कहा। उसकी आंखों ने डोभाल और बहुगुणा परिवार के मणिपुर चक्र के साधकों को देखा। हालांकि डोभाल परिवार में केवल 3 ही थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। इसे मुझ पर छोड़ दो। सुधांशु डोभाल धीरे से खड़ा हुआ और अपने सिर पर राखी घास की टोपी फेंक दी। उसने पिछली बार हरिकेश के साथ मुकाबला किया था, लेकिन उस समय उसका साधना स्तर कम था, इसलिए वो हार गया था। हारे हुए कचरे हरिकेश ठंडेपन से हंसा और पहले हमला किया। फौलादी भुजा सुधांशु डोभाल की बाह कांसे में बदल गई और उसकी बाह की मांसपेशियां किसी धातु की तरह कड़ी हो गईं। अपनी भुजाओं में आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह के साथ वो सीधे हरिकेश की ओर बढ़ गया।
बर्फीली हथेली हरिकेश के शरीर से एक अजीब बर्फीली आध्यात्मिक शक्ति निकली और यह उसकी हथेली पर दिखाई दी। बूम, दोनों की ऊर्जा आपस में जोरदार तरीके से टकरा गई। हरिकेश कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि सुधांशु डोभाल ने ठंड से अपने हाथ को सुन्न होते महसूस किया। दोनों के अपने फायदे थे। हरिकेश को ये फायदा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मणिपुर चक्र के चरम पर थी, जबकि सुधांशु डोभाल के शरीर की ताकत और रक्षा शक्ति हरिकेश की तुलना में मजबूत थी। सुधांशु डोभाल मणिपुर चक्र पर पहुंच गया था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी इस स्तर पर थी, इसलिए फौलादी भुजा के साथ मिलकर यह और भी शक्तिशाली हो गई थी। अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए दोनों ने दसियों हमलों का आदान प्रदान किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया हरिकेश को थकान महसूस होने लगी। जब भी उसका हमला सुधांशु से टकराता, उसका हाथ सुन्न हो जाता था, और चूंकि सुधांशु डोभाल की रक्षा शक्ति बेहद मजबूत थी, इसलिए वो आसानी से घायल नहीं हुआ। अंत में लगभग 100 चालों के बाद हरिकेश कमजोर पड़ने लगा, जबकि सुधांशु डोभाल ने और अधिक उग्र रूप से हमला करना शुरू कर दिया। मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अंकिता बहुगुणा धीरे से मुस्कुराई और दोनों को रोक दिया। इसके बाद उसने दोनों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया। हरिकेश, हालांकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी नींव बहुत ठोस नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीक का प्रशिक्षण लें। जहां तक सुधांशु डोभाल की बात है, हालांकि आपकी रक्षा शक्ति आपकी ताकत है, साथ ही आपका आक्रमण भी शक्तिशाली है, लेकिन आप शुद्ध शारीरिक शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। अंकिता बहुगुणा का विश्लेषण एकदम सही था। उनके अलावा कुछ और भी थे जो चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने यह भी तय किया कि सुधांशु डोभाल ने यह मुकाबला जीत लिया है। हम हिमगिरी गुरुकुल से अब कौन आने वाला है? ऋषभेश या पार्थ? सुधांशु डोभाल ने अपनी बाहें छाती के सामने बांधी हुई थी और उसने हिमगिरी गुरुकुल को देखते हुए घास का एक टुकड़ा चबाया। इस पीढ़ी के हिमगिरी गुरुकुल में बहुत अधिक प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए अन्य परिवारों ने मिलकर हिमगिरी गुरुकुल की प्रतिभाओं को चुनौती दी थी। अंत में सुधांशु डोभाल की निगाहें पार्थ पर टिक गईं, क्योंकि उसे ऋषभेश को हराने का कोई भरोसा नहीं था। ऋषभेश की साधना अब अनाहत चक्र तक पहुंच गई थी और 4 महान प्रतिभाओं के अलावा किसी में भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं था। आपने अभी अभी मुकाबला किया है, अगर मैं इस तरह आपसे जीत गया तो ये उचित नहीं होगा। पार्थ आत्मविश्वास से मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। उसने जो कहा वह सच था। सुधांशु डोभाल ने हरिकेश के साथ भयंकर लड़ाई की थी और उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके शब्दों से डोभाल परिवार के शिष्यों को घृणा होने लगी। बच्चे, ज्यादा अहंकारी मत बनो। बहाने बनाना बंद करो। ये कहो कि तुम्हारे अंदर सुधांशु से लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि पार्थ अभी उत्तरकाशी में बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं था और इसलिए बहुत से लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे और वे उसे केवल युवा पीढ़ी के कम प्रतिभाशाली युवा के रूप में ही जानते थे। पार्थ केवल हिमगिरी गुरुकुल के अंदर ही अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। डोभाल परिवार के केवल अजय डोभाल की नजर गंभीर थी। अंकिता बहुगुणा ने एक सुझाव दिया, क्यों न सुधांशु डोभाल को थोड़ी देर आराम करने दिया जाए, जबकि पार्थ दूसरों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। पार्थ पर नजर पड़ते ही उसकी स्पष्ट आंखों में दिलचस्पी नजर आई और फिर उसने राधा को भी देखा, जो कि पार्थ के पास ही बैठी थी। राधा थोड़ा शर्मिंदा हुई और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। पार्थ को थोड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे अंकिता बहुगुणा उसे जानती हो। क्या ये लड़की मेरे साथ समय बिताना चाहती है? उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। मुझे जाने दो। डोभाल परिवार के समूह से एक झुलसा हुआ युवक अखाड़े में कूद गया। यह अजय डोभाल था। 2 महीनों के बाद अजय डोभाल की साधना स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी।
तुम मेरे विरोधी नहीं हो। पार्थ ने अजय डोभाल को शांति से देखा। मुझे पता है। अजय डोभाल ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें तेज हो गईं। उसके हाथ में मौजूद तलवार हवा में लहराने लगी, जिससे लहरों के बाद लहरें उठने लगी। पागल पवन नृत्य। अजय डोभाल ने अपने तलवार कौशल को चरम पर धकेल दिया था और 1 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज पागल पवन नृत्य से तबाह कर दिया था। इस तरह के हमले का सामना करते हुए पार्थ खुद को स्तब्ध महसूस किए बिना नहीं रह सका। अजय डोभाल की ताकत मणिपुर चक्र के लोगों को चुनौती देने में सक्षम थी। आक्रामकता के मामले में अजय डोभाल ने सुधांशु डोभाल को भी पार कर लिया था। सूक्ष्म कदम तकनीक। पार्थ का फिगर अचानक अपनी जगह से दूर हो गया था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसके शरीर की छाया हर जगह छूट जाती थी। अजय डोभाल का हर हमला केवल पार्थ द्वारा छोड़ी गई छाया को लगता था, जो बाद में शून्य में बदल जाती थी। इस तरह पार्थ ने अजय डोभाल के हमले को आसानी से चकमा दे दिया और अजय डोभाल अपने कपड़ों को छूने में भी सक्षम नहीं हो सका। पार्थ की गति कौशल ऋषभ बिष्ट के कदम छाया तकनीक के समान है। पुष्पराज चुपके से हैरान था। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ ने अचानक एक हमला किया और उसकी मुट्ठी किसी ड्रैगन की तरह थी जो अजय डोभाल की ओर बढ़ गई। बूम! डांग, मुट्ठी और लंबी तलवार कई बार आपस में टकराए, लेकिन अजय डोभाल को हर हमले के साथ पीछे की ओर चला जाता था। वो भी तब जब पार्थ ने अपनी साधना को स्वाधिष्ठान चक्र के चरम तक दबा दिया था। डांग! 10 चालों के बाद पार्थ की उंगली से अजय डोभाल की तलवार दूर उड़ गई। वो उंगली देखने में तो बेहद सामान्य लगती थी, लेकिन उसमें अपार ऊर्जा समाई हुई थी। अजय डोभाल की तलवार 10 मीटर दूर उड़ गई और जमीन पर गिर गई। देवांश डोभाल के अलावा अब से मैं आपका भी प्रशंसक बन गया हूँ। अजय डोभाल उदास नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी इस जीत का हकदार था। इस तरह प्रेरणा और दबाव के बाद ही उसकी ताकत बढ़ेगी। वो मुड़ा और अपनी तलवार लेने के लिए आगे बढ़ गया। आप एक दिन एक शीर्ष तलवारबाज बनेंगे। पार्थ उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने अजय के भीतर वो क्षमता और धैर्य देखा जो उसने दूसरों में नहीं देखा था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल स्वाधिष्ठान चक्र पर था, लेकिन फिर भी लोग देख सकते थे कि यह पार्थ की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। विशेष रूप से उसकी आखिरी चाल। उसकी उंगली के छूने भर से अजय डोभाल की तलवार दूर उड़ गई थी। पार्थ, ऐसा लगता है कि आपने बहुत सुधार किया है। सुधांशु डोभाल धीरे धीरे उठा। कुछ देर आराम करने के बाद वो अब पहले से ठीक हो गया था। इसका एक कारण ये भी था कि वो पहले मुकाबले में हरिकेश द्वारा घायल नहीं हुआ था। इस बार मैं आपसे पिछली बार की हार का हिसाब चुकता करूंगा, पार्थ ने कहा। विनम्रता छोड़ो, उस समय तुम स्वाधिष्ठान चक्र तक भी नहीं पहुंचे थे और फिर भी मैं तुम्हारी गति को सामना नहीं कर पाया था। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार सिर्फ चकमा नहीं दोगे बल्कि एक मर्द की तरह लड़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और एक साधारण सा दिखने वाला मुक्का तेजी से आगे बढ़ा। अच्छा, सुधांशु डोभाल बेतहाशा हंसा। अगर वे उससे सीधे लड़ता है तो उसे अपनी कांस्य त्वचा शरीर की वजह से किसी का डर नहीं था। बूम! धातु से बने 2 मुक्के आपस में जोर से टकराए और एक बड़ा विस्फोट हुआ। उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा आसपास फैल गई। उपस्थित अनेक प्रतिभाओं ने अपने कानों की कंपन महसूस की। क्या भयानक ताकत है! कई दर्शकों ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। बस उस आवाज ने ही उन्हें झकझोर कर रख दिया। दोनों के शरीर अखाड़े के मध्य में पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। पूरा मंच खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों में से एक ने कांपते हुए मुंह से खून निकाला। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ सुधांशु डोभाल के हमले से घायल हो गया है, या फिर घटने वाली है कोई अनचाही घटना? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें।
6:48 नक्षत्र उंगली की शक्ति अध्याय 48 नक्षत्र उंगली की शक्ति। सुधांशु डोभाल ने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह से निकलते खून को पोंछा। इस हमले में किसी तरह की चालाकी या कौशल शामिल नहीं था, ये केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति थी और परिणाम सिर्फ एक चाल के साथ ही तय हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कांस्य त्वचा शरीर का प्रशिक्षण लिया है ना, फिर कैसे? बहुत से लोगों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सुधांशु डोभाल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए पूरे उत्तरकाशी में काफी मशहूर था। वो पिछले प्रतिभा सम्मेलन में 4 महान प्रतिभाओं के ठीक नीचे और बाकियों में सबसे ऊपर था। कई लोगों की राय में सुधांशु डोभाल की शरीर को मजबूत करने की तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शुद्ध शक्ति के मामले में वो किसी से हार जाएगा। मैं हार गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने फौलादी दीवार तकनीक सीख ली है और आप कम से कम चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। सुधांशु डोभाल ने अपने मुंह से रिस रहे खून को पोंछा। वह जानता था कि पार्थ ने कौन सी तकनीक सीखी है। फौलादी दीवार तकनीक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन साथ ही इसे प्रशिक्षित करना बेहद कठिन था। कांस्य त्वचा शरीर, आप ठीक कह रहे हैं। पार्थ ने यह दिखावा नहीं किया कि उसने कुछ और सीखा है, लेकिन उसकी फौलादी दीवार तकनीक अब चौथे स्तर की चोटी पर नहीं थी, बल्कि कुछ दिन पहले ही वे 5वें स्तर पर पहुंच गई थी। उत्तरकाशी में ऐसा व्यक्ति कब आया? उसकी शारीरिक शक्ति सुधांशु डोभाल से अधिक है। शुद्ध शारीरिक शक्ति और रक्षा शक्ति के मामले में वो अब से उत्तरकाशी में सबसे मजबूत साधक है। सुधांशु डोभाल को हराने के बाद पार्थ की प्रसिद्धि युवा पीढ़ी में जंगल की आग की तरह फैल गई। उस मुकाबले के बाद पार्थ अखाड़े में नहीं रुका, इसके बजाय हिमगिरी गुरुकुल के समूह में लौट गया। हरिकेश और पुष्पराज ने उसे गंभीरता से देखा। हरिकेश बेहद हैरान था। वो सुधांशु डोभाल को 100 चालों में भी नहीं हरा सका, जबकि पार्थ ने सुधांशु को केवल 1 चाल में हरा दिया। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। स्पष्ट रूप से पार्थ और सुधांशु डोभाल ने शुद्ध शारीरिक शक्ति के मामले में मुकाबला लड़ा था, लेकिन केवल 1 चाल में जीतना फिर भी असामान्य था। इसलिए ऋषभ बिष्ट थोड़ा स्तब्ध हुआ था, लेकिन उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। एक के बाद एक प्रतिभाओं ने अपना हुनर दिखाया। थोड़े देर बाद, हा, आखिरकार मेरी बारी है। हिमगिरी गुरुकुल से एक आलसी युवक निकला जो मणिपुर चक्र पर था। इस बार जो सामने आया वो पुष्पराज था। गुरुकुल प्रतियोगिता में पुष्पराज को पार्थ से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्पराज के पास न केवल एक उच्च साधना स्तर था, बल्कि उसने जो भी तकनीक सीखी उसमें वो उच्च स्तर तक पहुंच गया था। उसने बहुगुणा और डोभाल परिवार के मणिपुर चक्र की कई प्रतिभाओं को हराया। विशेष रूप से पुष्पराज की शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। अब पुष्पराज की प्रसिद्धि पार्थ से आगे निकल गई थी। इसके बाद वो अब 4 महान प्रतिभाओं को चुनौती दे सकता था। देवांश डोभाल, अंकिता बहुगुणा, राजेश बहुगुणा। मैं पिछले साल की तरह इस बार नहीं हारूंगा। पुष्पराज काफी आश्वस्त थे। हाँ, हालांकि आपने अपने कौशल में काफी सुधार किया है, फिर भी आपके लिए मुझे हराना आसान नहीं होगा। राजेश बहुगुणा ने किसी सुंदर विद्वान की तरह कपड़े पहने थे। दोनों जल्द ही एक दूसरे के सामने आ गए और मुकाबला शुरू किया। पुष्पराज का सामना करते हुए यहाँ तक कि 4 महान प्रतिभाओं में से एक राजेश बहुगुणा को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुष्पराज का आक्रमण, रक्षा शक्ति और गति सभी दोषरहित और शीर्ष कोटि के थे। इसकी वजह यह है कि उसने एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक सीखी थी, जिससे पुष्पराज और भी मजबूत हो गया था। राजेश बहुगुणा की विशेषता उसकी गति थी। रात में एक सफेद कपड़े वाली आकृति हवा के झोंके की तरह इधर उधर जाती हुई देखी जा सकती थी। उड़ते बादल। राजेश बहुगुणा ने अपनी कदम तकनीक को दूसरी तकनीकों से मिला दिया, जिससे उसकी शक्ति में व्यापक वृद्धि हुई। श्रीवली ने कहा,
राजेश बहुगुणा युवा पीढ़ी में सबसे तेज है। हर कोई जो पिछले साल उससे मिला था, ये सब देखकर उनके सिर में जरूर दर्द होगा। दोनों ने तेजी से एक दूसरे पर वार किया। पुष्पराज हर पहलू में समर्थ था और हालांकि उसके पास गति की कमी थी, फिर भी वो अभी तक मुकाबले में खड़ा होने में सक्षम था। नियमों के मुताबिक अगर मुकाबला बराबर होता तो विजेता का फैसला दर्शक करते हैं। एक लंबी चर्चा के बाद अंत में यह निर्णय लिया गया कि राजेश बहुगुणा जीत गया। इसका कारण ये था कि पूरे मुकाबले में राजेश बहुगुणा पुष्पराज पर हावी रहा था और साथ ही निर्णायक बहुगुणा परिवार से थे। हालांकि यह थोड़ा अनुचित था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राजेश बहुगुणा के जीतने के बाद वह अपने परिवार के पास नहीं लौटा। इसके बजाय उसने राधा को देखा। राधा जी राजेश बहुगुणा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी और उसने अपने जुनून को नहीं छुपाया। हमेशा अंकिता बहुगुणा के आसपास होने की वजह से उसके मन में कामुक लड़कियों के प्रति थोड़ा प्रतिरोध था। फिर भी जब उसने राधा के मासूम चेहरे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वो इस लड़की को अपना बनाने से चूक गया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। राजेश बहुगुणा, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? राधा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं दिख रही थी। नहीं, जिसे मैं चुनौती देना चाहता हूँ वो आपके बगल में है। राजेश बहुगुणा की नजर उसके बगल वाले व्यक्ति पर पड़ी। इस अचानक आए मोड़ ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। मुझे क्यों? हालांकि पार्थ उससे डरता नहीं था, फिर भी खुद को पुकारे जाने पर एक पल के लिए वो चकित रह गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई पार्थ के बारे में क्या खास है, इतना खास कि राधा जी को एक और निमंत्रण के लिए हमारे पास आना पड़ा। राजेश बहुगुणा की आंखें पार्थ को घूर रही थीं। वह जानना चाहता था कि क्या इस बात की कोई संभावना थी कि राधा पार्थ को पसंद करती है, और अगर ऐसा है तो उसके दिल में पार्थ की उस स्थिति को बदलने के लिए उसे पार्थ को हराना होगा। क्या राधा ने सिर्फ उसकी वजह से एक और निमंत्रण पत्र देने की भीख मांगी थी? ऋषभ बिष्ट के दिल में ईर्ष्या की भावना जाग उठी। वो पार्थ को एक नए नजरिए से देखे बिना नहीं रह सका। धन्यवाद राधा। पार्थ राधा की ओर देखकर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि उसे वो निमंत्रण पत्र कैसे मिला। ऋषभ बिष्ट ने 5 निमंत्रण पत्र होने के बावजूद उसे कोई निमंत्रण नहीं दिया था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि राधा इस बारे में जान गई होगी, इसलिए वो बहुगुणा परिवार के पास इस बारे में बात करने गई होगी। हम अच्छे दोस्त हैं पार्थ, फिर भी यदि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो बस जाओ और उसे हरा दो। राधा की मुस्कान किसी खिले हुए कमल की तरह थी। उस पल उसकी सुंदरता ने उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की अंकिता बहुगुणा को भी पीछे छोड़ दिया। वहां उपस्थित युवा उसकी इस प्यारी हंसी में जैसे खो से गए। जरूर पार्थ को भी अपने दिल में आग जलती हुई महसूस हुई। वह किसी भी अन्य चीज के लिए लड़ने नहीं जा रहा था, ये सिर्फ राधा के लिए था। राधा का सिर्फ एक और निमंत्रण के लिए अकेले बहुगुणा परिवार में जाना उसे इस मुकाबले में न हारने का सबसे बड़ा कारण देता है। मुझे आशा है कि आप राधा जी को निराश नहीं करेंगे। राजेश बहुगुणा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिल में गुस्से और ईर्ष्या का गुबार उठ रहा था। हालांकि जो वास्तविक ईर्ष्यालु था वह वास्तव में ऋषभ बिष्ट था। क्यों? ये नीच शाखा शिष्य मेरी पसंद की लड़की को मुझसे कैसे चुरा सकता है? ऋषभ बिष्ट का चेहरा अंधेरे में बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ठीक इसी क्षण 2 आकृतियां आपस में टकरा गईं। राजेश बहुगुणा के सफेद वस्त्रों ने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया और वो तुरंत ही लड़कियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। हालांकि उसके विरोधी की गति भी धीमी नहीं थी। सूक्ष्म कदम तकनीक। तैरती नौका। पार्थ ने अपने गति कौशल का प्रदर्शन किया। उसके ये दोनों तकनीक एक ही मूल से आई थी। अब तक पार्थ की तैरती नौका निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन यह उच्च स्तर से केवल एक कदम ही दूर थी। इस तकनीक के स्तर को मापा नहीं जा सकता था,
क्योंकि इसमें शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को भी पार करने की क्षमता थी। पार्थ ने राजेश बहुगुणा के बराबर लड़ने के लिए अपनी गति का केवल 70 से 80% का ही उपयोग किया। कैसे? इस आदमी की गति मुझसे भी तेज कैसे हो सकती है? राजेश बहुगुणा को अपनी पीठ से ठंडा पसीना बहता महसूस हुआ। वो गति के मामले में हमेशा से उत्तरकाशी की